हमारे स्टोरी की स्टार्ट एक ब्यूटीफुल सीनरी से होती है, जहां आसमान में एक ब्राइट मून और कई स्टार्स होते हैं, जिनकी लाइट में हमें एक माउंटेन पीक और कई स्मॉल माउंटेन्स पीक रात में क्लियरली दिख रहे होते हैं। हाईएस्ट माउंटेन पीक पर एक सेक्ट लोकेटेड होता है, और वहीं माउंटेन पीक के नीचे कई स्मॉल हाउस होते हैं, जो शायद डिसिपल्स के पर्सनल यूज के लिए होते हैं। इन्हीं में से एक में हमारा मैन लीड कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वह पसीने से तरबतर होकर अपनी आंखें खोलता है, और हमें हमारे मैन लीड का नाम मैंग हाओ बताया जाता है। तो अब से हम उसे मैंग हाओ कहेंगे। मैंग हाओ खुद के बारे में बताता है। वह कहता है, मैं एक ऑर्डिनरी स्कॉलर हूं। जब मैं चाइल्ड था तो मेरे पेरेंट्स एक साथ घर छोड़कर चले गए, और तब से मैंने उनके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं सुनी। किसी पर निर्भर न होने के कारण मैंने पोएम्स और बुक्स का अध्ययन मन लगाकर किया। मेरे पढ़ाई करने का गोल्स इंपीरियल एग्जाम पास करके खुद को एक अच्छी लाइफ देने का उद्देश्य था। अपने गोल्स के लिए मैंने अपने मेन फैमिली रेसिडेंस को बेच दिया। मैंने शार्क झाओ से हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया था, और मैंने लगातार 3 वर्षों तक परीक्षा दी, लेकिन रिजल्ट मैं हर बार फेल हो गया। मैं उस समय इंपीरियल एग्जाम को छोड़ना चाहता था और शांतिपूर्वक एक मजदूर के रूप में काम करना चाहता था। लेकिन सिटी के नॉर्थ में बैक माउंटेन पर मेरी मुलाकात वांग युकाई से हुई, जो माउंटेन के बीचों बीच क्लिफ में फंसा हुआ था। जब मैंने उसे देखा तो उससे पूछा, क्या तुम लीफोगुई हो? तुम वहां कैसे पहुंचे? उसकी आवाज सुनकर लीफोगुई कहता है, स्कॉलर मेंग, कृपया हमें जल्दी बचाओ, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। और मैं इस बात से हैरान था कि वे क्लिफ के नीचे कैसे पहुंच गए। लेकिन तभी अचानक क्लिफ के नीचे से बहुत तेजी से कोई ऊपर की तरफ आया और मेरी साइड से निकला। मैं तो इतनी तेजी देखकर शॉक था। तभी किसी ने मुझे पीछे से पुकारा। जब मैंने पीछे देखा तो पाया कि वह एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल थी, जिसकी एज मुझसे थोड़ी ज्यादा होगी। वह मुझसे कहती है, तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी है। चूंकि तुम स्वयं यहाँ आए हो, इसे अपना सौभाग्य, तुम अपना फॉर्च्यून समझो। वैसे भी हमारे पास एक पर्सन कम था, इसलिए तुम भी उनके साथ शामिल हो जाओ। इतना सुनकर मैं अनकॉन्शियस हो गया, और जब मैं वापस से जागा तो मैंने खुद को काओशान सेक्ट नामक एक कल्टीवेशन सेक्ट में पाया। इंपीरियल एग्जाम में फेल होने और अपने भविष्य के लिए कोई आशा न होने के कारण भाग्य के एक मोड़ से मैं इमॉर्टल कल्टीवेशन के पाथ पर चल पड़ा। और मैंने खुद से प्रॉमिस किया, मैं दूसरों से अलग दिखना चाहता हूँ, और अब दूसरों का चेहरा देखते हुए नहीं जीना चाहता। मैं 4 सीज में घूमना चाहता हूँ और अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे चाइल्डहुड में अकेला छोड़ दिया है, ताकि मैं उनसे एक्सप्लेनेशन मांग सकूं। मैं एक इंटरेस्टिंग लाइफ जीना चाहता हूँ, भले ही ये कल्टीवेशन का पाथ हेवेंस तक का हो। सेक्ट में आने के 4th मंथ्स में मैंने QI कंडेंशन का फर्स्ट लेवल अचीव किया। हालांकि मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं था, लेकिन मैं फूलिश भी नहीं था। QI कंडेंशन का फर्स्ट लेवल अचीव करने के बाद एक सीनियर डिसिपल उस एरिया में आया जहां मैं और अन्य लेबर डिसिपल रहते हैं, और उनसे मुझसे कहा, अब से तुम लेबर डिसिपल नहीं हो। ये बात सुनकर मेरे आसपास खड़े हुए सभी डिसिपल मुझे शॉक्ड होकर देख रहे थे। कुछ तो मुझसे जेलस भी थे, क्योंकि वहां सभी का सपना होता है लेबर डिसिपल से आउटर सेक्ट का डिसिपल बनना। उस सीनियर डिसिपल ने कहा, मेंग हाओ, आज से तुम काओशान सेक्ट के आउटर सेक्ट के डिसिपल हो, माउंटेन्स की डायरेक्शन को फॉलो करके। सबसे पहले ट्रेजर पवेलियन में जाकर अपने लिए एक मैजिकल ट्रेजरम लो, और फिर नॉर्दर्न एज पर आउटर सेक्ट क्वार्टर में अपना रेसिडेंस खोजें। मेंग हाओ इस बात पर एग्री हो जाता है। सीनियर डिसिपल आगे कहता है, मेंग हाओ, तुम्हारे सीनियर ब्रदर्स के रूप में मुझे तुम्हें याद दिलाने दो कि QI कंडेंसेशन मैनुअल का फर्स्ट पेज हमारे सेक्ट में सर्वाइवल के लिए फंडामेंटल है। तुम्हें इसे मेमोराइज रखना चाहिए। मेंग हाओ उसे ग्रीट करके जवाब देता है, याद दिलाने के लिए धन्यवाद सीनियर ब्रदर। सीनियर ब्रदर कहता है, ठीक है, जाओ। और मेंग हाओ वहां से ट्रेजर पवेलियन की तरफ चला जाता है। लेकिन रास्ते में जाते हुए वह QI कंडेंसेशन मैनुअल का फर्स्ट पेज को देख रहा होता है। कुछ देर चलने के बाद वह अंततः ट्रेजर पवेलियन के सामने पहुंच जाता है, जहां उसके सामने 1-2 मंजिला एक पवेलियन होता है, जहां पहुंचने का रास्ता एक लकड़ी से बने ब्रिज से होकर जाता है। जब वह पहुंचता है तो पवेलियन के अंदर से आवाज आती है और कहती है, मेंग हाओ, तुम आउटर सेक्ट डिसिपल के रूप में प्रमोट हो गए हो। और तभी अंदर से एक बैग मेंग है की तरफ जाता है। आवाज वाला पर्सन आगे कहता है, ये एक स्टोरेज बैग है, जिसके अंदर पर्सनल क्वार्टर, ग्रीन रोप, स्पिरिट टोकन है, और ये सभी मैंग हाओ को प्रदान किए गए हैं। स्पिरिट टोकन के साथ तुम एक मैजिकल ट्रेजर प्राप्त करने के लिए पवेलियन में इंटर कर सकते हो। मैंग हाओ क्यूरियस होकर उस बैग को जल्दी से ओपन करते हुए खुद से कहता है, एक बैग जो अचानक अपीयर हुआ, इसके अंदर क्या है? मेंग है कि इस बात को सुनकर वह आवाज सोचती है, तुम यह भी नहीं जानते कि स्टोरेज बैग क्या है? आवाज आगे बताती है,
इस बैग में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होती है तथा इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी जा सकती हैं। मैंने जो तुम्हें पहले बताया था सब कुछ अंदर है। जब वापस जाओ तो इसे देखो। पवेलियन पहले से ही खुला है। अपना मैजिकल ट्रेजर सेलेक्ट करने के लिए पहले अंदर जाए। आवाज के कहे अनुसार मेंग हाओ पवेलियन में इंटर कर जाता है, जहां कई प्रकार के ट्रेजर रखे होते हैं। पहली बार अपने चारों ओर इतने सारे ट्रेजर को देखकर मेंग हाओ पूरी तरह से शॉक्ड होता है। वह खुद से कहता है, इतने सारे ट्रेजर, यदि मैं अपने लिए एक सूटेबल ट्रेजर सेलेक्ट कर सकूं, तभी वह अपने सामने एक नॉर्मल से मिरर को देखता है और उसे बारीकी से देखते हुए खुद से बातें करने लगता है। यह दर्पण इतनी प्रमुख स्थिति में है, लेकिन यह ब्रॉन्ज मिरर देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है। इसमें कोई प्रीसियस लाइट नहीं है तथा इसमें कुछ रस्ट भी लगी हुई है। हालांकि मिरर नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अपनी स्पेशल पोजीशन में रखे होने के कारण मेंग हाओ उसे लेफ्ट और राइट से देख रहा होता है। वह कहता है, ये मिरर अन्य ट्रेजर से यह बिल्कुल डिफरेंट है, और वह अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उस मिरर को अपनी फिंगर से टच करता है। और जैसे ही वह टच करता है, तभी पवेलियन के ऊपर से एक सीनियर डिसिपल, जिसके हेयर गोल्डन होते हैं, नीचे जंप लगा देता है और मेंग हाओ से कहता है, जूनियर ब्रदर, तुम्हारा टेस्ट काफी अच्छा है। चूंकि तुमने इस मिरर को लिया है, इसका मतलब तुम्हारा फॉर्च्यून इस मिरर के साथ जुड़ा है। उसे अचानक वह अपीयर होता देखकर मेंग है कुछ समय तक शॉक्ड और स्पीचलेस हो जाता है। तभी सीनियर डिसिपल सेफली ग्राउंड पर लैंड करके मेंग हाओ को ज्ञान देने लगता है कि ये मिरर हमारे पवेलियन का सबसे मिस्टीरियस ट्रेजर है। ऐसा कहा जाता है कि इसे प्राप्त करने के लिए न केवल ग्रेट अपॉर्चुनिटीज की आवश्यकता होती है, बल्कि ग्रेट लक की भी आवश्यकता होती है। सीनियर डिसिपल अपने चेहरे पर एक स्माइल लाकर मेंग है को आगे ज्ञान देता है, निश्चित रूप से जूनियर ब्रदर ऐसी क्वालिटीज वाला पर्सन है। इस मिरर के साथ हेवन और अर्थ पर रूल करना केवल समय की बात है। उसकी इतनी बड़ी बातें सुनकर मेंग हाओ का फेस अजीब हो जाता है और दोबारा से मिरर को चेक करने लगता है। वह कहता है, यह दर्पण। लेकिन तभी सीनियर डिसिपल अपने चेहरे पर बहुत ही खतरनाक स्माइल बनाकर मिरर को मेंग हाओ के हाथों में रख देता है। वह कहता है, जूनियर ब्रदर, इस मिरर को जज इस पर लगी रस्ट से मत करो। आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि सभी स्पिरिचुअल ट्रेजर अपनी सादगी में अपनी वर्थ छिपाते हैं। वे जितने अधिक सिंपल दिखाई देते हैं, उतने ही अधिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। इस ब्रोज के मिरर की हिस्ट्री बहुत समय पहले की है। ईयर्स ईगो वर्षों हेवन से लाइट की एक बीम गिरी और यह मिरर फॉर्म्ड हुआ। मिरर की इतनी ओल्ड हिस्ट्री जानकर मेंग हाओ उसे देख रहा होता है। सीनियर डिसिपल आगे बताता है, इसके अपीयर होते ही पूरे जाओ किंगडम में सनसनी फैल गई। हमारे सेक्ट एल्डर्स पैट्रियर्क काउशन ने इसे हेवन तक पहुंचने वाला ट्रेजर बताया। यद्यपि पैट्रियर्क कभी यह नहीं समझ पाए कि इस मिरर का यूज कैसे किया जाए, उन्होंने वह निश्चित थे कि यदि यह अपने डेस्टिन्ड पर्सन से मिल जाए तो वे दोनों मिलकर हेवन एंड अर्थ को भी डोमिनेट कर सकते हैं। जब मेंग हाओ को इस बारे में पता चलता है कि खुद सेक्ट के फाउंडर भी इस मिरर की मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाए, तो वह थोड़ा चिंतित होकर सोचने लगता है। जब कभी पैट्रियार्क को समझ नहीं आया कि इस मिरर का यूज कैसे करें, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह मिरर यूजलेस है? तो यह सीनियर ब्रदर इसे मुझे रिकमेंड करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? इस बारे में उसे थोड़ा डाउट होने लगता है और वह कहता है, सोनियर ब्रदर, पैट्रियार्क काउशान हमारे सेक्ट के फाउंडर हैं। अगर वे भी इसे नहीं समझ पाए तो मैंने तो अभी अभी कल्टीवेशन स्टार्ट की है, मैं इसके सीक्रेट को कैसे समझ सकता हूं? सीनियर ब्रदर जवाब देता है, जूनियर ब्रदर, आप गलत समझ रहे हैं। इसके सीक्रेटस को उजागर करने में पैट्रियार्क के फेल होने का कारण केवल इस ट्रेजर के हेवन डिफाइंग नेचर को ही प्रूव करता है। यूनिक एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर अपने मास्टर को डेस्टिनी के थ्रू चूज करते हैं। क्या होगा अगर इस मिरर की डेस्टिनी तुमसे जुड़ी हो दोस्तों? इस सीनियर ब्रदर की स्माइल देखकर ऐसा लग रहा है कि ये हमारे मेन लीड को ये पुराना रस्ट लगा मिरर आज देकर ही रहेगा। सीनियर ब्रदर उसे बारे में आगे बताता है, वास्तव में तुमसे पहले भी कई डिसिपल ने यह मिरर लिया है, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं बहुत ही फ्रेंडली हूं। मैं उन सभी को इसे प्रीसियस ट्रेजर को किसी अन्य ट्रेजर के लिए बदलने देता हूं। ये मेरा सभी डिसिपल को एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी देने का एक तरीका है, लेकिन उनका आगे का लक उनके ऊपर डिपेंड करता है। तुम एश्योर्ड रह सकते हो कि यदि तुम भी इसके सीक्रेट को नहीं समझ पाते हो, तो तुम इसे कभी भी ट्रेजर पवेलियन को रिटर्न कर सकते हो और कोई दूसरा ट्रेजर चुन सकते हो। लेकिन यह अवसर तुम्हारी लाइफ को भी बदल सकता है। यदि तुम इसे छोड़ देते हो और इस ट्रेजर का लक तुमसे जुड़ा होगा,
तुम्हें लाइफ टाइम इसका रिग्रेट रहेगा। मेंग है इस बारे में सोचता है, कुछ अनयूजुअल जरूर सस्पिशियस होगा। जब मैं इसे बदलने के लिए वापस आऊंगा तो इसके पास पक्का कोई दूसरी कहानी होगी। इस बारे में सोचकर जैसे ही मेंग हाओ मना करने के लिए अपना हैंड उठाता है और कहता है, लेकिन उससे पहले सीनियर ब्रदर्स उसे अपने पॉम से हिट कर देता है, जिससे कि वह आगे कुछ न कह सके। और हिट होने के बाद मेंग हाओ हवा में उड़कर दूर गिरता है और वहीं नहीं रुकता, बल्कि 3-4 बार रोल करके पवेलियन के बाहर जाकर रुकता है। और पवेलियन का मैं गेट धड़ाम की आवाज के साथ क्लोज हो जाता है और अंदर से सीनियर ब्रदर्स की आवाज आती है, अपने आउटर डिसिपल के पहले ही दिन सेक्ट के रूल्स को न तोड़ें। इस पवेलियन में एक बार सामान उठा लेने के बाद उसे नीचे वापस से नहीं रखा जा सकता। मैं सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूं, इसीलिए तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा हूं, बस पवेलियन से बाहर फेंका है। यदि सचमुच इस मिरर के साथ तुम्हारी डेस्टिनी नहीं जुड़ी है तो उस सिचुएशन में तुम कभी भी इसे किसी अन्य ट्रेजर के बदले में एक्सचेंज के लिए आ सकते हो। मेंग हाओ के साथ जो अभी हुआ वह उस सदमे से ही नहीं उभर पाया होता है। वह तो पूरी तरह से स्पीचलेस होता है। जो उसके साथ अभी हुआ, पहले उसे जबरदस्ती एक रस्ट लगा मिरर दिया गया और जब रिफ्यूज करने की कोशिश की तो हिट करके पवेलियन से बाहर की ओर उड़ा दिया। इसके बाद सीन उसके रूम पर आता है जहां वह आउटर सेक्ट के कपड़े पहन रहा होता है। जब वह अपने सारे कपड़े पहन लेता है तो वह काफी अच्छा लग रहा होता है। वह थोड़ी देर पहले के इंसिडेंट को याद करके खुद से कहता है, यहाँ के लोग लेबर क्वार्टर से ज्यादा विचित्र हैं, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट लेबर क्वार्टर के से कहीं बेहतर है। अब से मैं मेंग हाओ युंजी काउंटी का स्कॉलर नहीं हूं और न ही लेबर। अब मैं काओ सहान सेक्ट का एक आउटर डिसिपल हूं। मैं अब से इमॉर्टल कल्टीवेशन के अपने पाथ पर चलूंगा। लेकिन तभी उसे अपनी विंडो के बाहर से किसी के चीखने की आवाज आती है, जहां कोई नहीं नहीं कह रहा होता है, जिसे सुनकर मेंग हाओ तुरंत अलर्ट हो जाता है। जैसे ही वह विंडोज की तरफ देखता है तो वहां ढेर सारा ब्लड होता है, जिसे देखकर उसकी पूरी बॉडी कांप जाती है और चेहरे से पसीना आने लगता है। मेंग हाओ खुद से पूछता है, वह हार्ट, ये तो ब्लड है। और तुरंत विंडो से बाहर देखता है जहां एक डिसिपल ने दूसरे डिसिपल को मार दिया होता है और उसकी बॉडी जमीन पर पड़ी होती है, जिसके एक साइड ब्लड लगा होता है। वहीं दूसरा डिसिपल उसके पास में बैठकर बॉडी की तलाशी ले रहा होता है। वह उस मरे हुए डिसिपल की बॉडी को चेक करते समय कहता है, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि अपने प्रीसियस ट्रेजर को ऑबिडेंटली हैंड ओवर कर दिया जाए? इस तरह कष्ट सहना बहुत बुरा है। अगर तुम मेरे सामने अच्छे से पेश आते तो शायद मैं तुम्हें जाने दे सकता था, लेकिन तुमने यह नहीं किया। अब तुम अगली लाइफ में याद रखना कि अपने से स्ट्रांग लोगों को अपने ट्रेजर आसानी से दे दो, भले ही वह तुम्हारा हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेंग हाओ अपना मुंह बंद कर लेता है ताकि उसे कोई वह डिसिपल नोटिस न कर सके। बट रियलिटी में अपने सामने पहली बार मर्डर देखकर वह थोड़ा डरा होता है और अपनी आज सुबह के उस समय को याद करने से नहीं रोक पाता जब सीनियर डिसिपल उसके पास आया था और उसे आउटर डिसिपल के रूप में प्रमोट किया था। तब सीनियर डिसिपल ने क्लियरली बताया था, जैसे ही तुम आउटर सेक्ट में इंटर करोगे मुझे तुमको आउटर सेक्ट के रूल्स बताने होगा। हमारा काओशान सेक्ट कभी जाओ किंगडम के 4 ग्रेट सेक्ट में सबसे मेन सेक्ट था। हमारे सेक्ट के रूल्स बहुत ही रूथलेस हैं। हम डिसिपल की लॉयल्टी की केयर नहीं करते और डिसिपल्स को एक दूसरे की लड़ाई के दौरान मर्डर करने की परमिशन देते हैं। इसीलिए हम झाओ किंगडम के डेमन सेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। यद्यपि आउटर सेक्ट के डिसिपल्स को मंथली स्प्रिट स्टोन्स और पिल्स प्रोवाइड पकी जाती हैं, फिर भी हम डिसिपल्स के बीच डकैती, रॉबरी या डाइट को फॉरबिड नहीं करते हैं। यहां तक कि एक पब्लिक एरिया को मैनली किलिंग जोन के रूप में भी डेजिग्नेटेड किया गया है। इसीलिए तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। इस सब के बारे में दोबारा सोचने के बाद मेंग हाओ की आंखें डर के कारण बड़ी हो जाती हैं। वह खुद से कहता है, इसका मतलब सीनियर ब्रदर मुझे उस समय डरा नहीं रहे थे, बल्कि सच कह रहे थे। मैं पहले पिक्चर बुक्स रीड करता था और सोचता था कि इमॉर्टल्स सेज और जेड के समान जेंटल होते हैं, लेकिन यह काओशान सेक्ट पूरी तरह से कुत्ते खाओ कुत्ते वाला है। एक बैंडिट्स का होम है जहां पावरफुल पर्सन ही रूल कर सकते हैं। मेंग हाओ इस बारे में डीपली सोचकर खुद को दिलासा देता है, मुझे भी तो एक सर्वेंट के रूप में पकड़ लिया गया था, तो फिर मैं उनसे जेड की तरह सॉफ्ट होने की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? फिर वह टेबल पर रखे अपने मिरर की ओर देखता है और उसे लेकर चेक करते हुए सोचता है, इस कंडीशन में शायद यह बुरा नहीं है कि इस मिरर का यूज अननोन है। अगर मैंने एक पावरफुल मैजिकल ट्रेजर चूज किया होता तो मैं शायद अन्य लोगों का टारगेट बन सकता हूं, और उस कंडीशन में मेरे साथ बुरे से बुरा कुछ भी हो सकता है। रॉबरी पर आधारित एक सेक्ट में पावरफुल और पावरफुल बनता है, वीक लोग और वीक बनते हैं।
अगर मैं यहाँ जीवित रहना चाहता हूँ तो मेरा एकमात्र रास्ता है कि मैं और अधिक पावरफुल होता जाऊं। एपिसोड की स्टार्ट न्यू मॉर्निंग से होती है। जा सेक्ट में कई सारे आउटर सेक्ट के डिसाइपल्स होते हैं, जिनमें से एक डिसाइपल मेंग हाउ को देखकर अपने साइड में खड़े हुए दूसरे डिसाइपल से कहता है, क्या वह नया आउटर सेक्ट डिसिपल है? दूसरा डिसाइपल जवाब देता है, उसने वह टूटा हुआ मिरर चूज किया है, तो फिर उससे लूटने लायक कुछ भी चीज नहीं है। वहीं दूसरे ग्रुप में खड़ा एक डिसाइपल अपना मुंह फुलाते हुए साइड वाले से कहता है, एक यूजलेस वेस्ट जिसके साथ फाइट करना भी लायक नहीं है। उनकी बातें सुनकर मेंग हाउ खुद से कहता है, फॉर्च्यूनेटली इस मिरर को सभी जानते हैं कि यह यूजलेस है। कम से कम पिछले कुछ दिनों में मुझे परेशान करने कोई नहीं आएगा। आउटर सेक्ट में एंटर करने के बाद भी कोई मास्टर मेरी केयर नहीं करता। मैं अभी भी अपनी कल्टीवेशन के लिए केवल इंट्रोडक्टरी क्यू आई कंडेंसेशन स्क्रॉल पर ही निर्भर हूँ। हाल ही में मेरी कल्टीवेशन रुक सी गई है। क्यू आई कंडेंसेशन के सेकेंड लेवल से आगे मोर्टल बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी के प्रति अधिक सेंसिटिव हो जाती है। इसका मतलब है कि फर्स्ट लेवल की कंपेयर में क्यू आई की खपत कई गुना बढ़ जाती है। मेरी योग्यता के अनुसार सेकेंड लेवल तक पहुंचना ही कम से कम 1 या 2 साल लेगा। जहां तक थर्ड लेवल की बात है, उसे पाने में तो इससे कई गुना अधिक समय लगेगा। ये स्पीड तो बहुत ही स्लो है। इसीलिए कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ाने और समय कम करने के लिए कल्टीवेटर्स को पिल्स या स्पिरिचुअल स्टोन्स पर डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन जिन नए लोगों के पास इन प्रीसियस चीज़ों को पाने का कोई सोर्स नहीं होता, वे जैसे ही स्पिरिट स्टोन हासिल करते हैं, उन्हें सेक्ट के अंदर कोई ना कोई लूट ही लेता है। क्या यह एक दुष्चक्र में ट्रैप्ड हो जाने जैसा नहीं है? क्या ये रूल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि हर जगह वेनेमस लोग ही बने, जो थोड़े से प्रॉफिट के लिए दूसरों को मारने से बिल्कुल भी ना हेसिटेट करें? क्या केवल वही लोग जो दूसरों से रिसोर्स छीन सकते हैं इनर सेक्ट में प्रवेश पा सकते हैं? तभी अचानक उसके पीछे के डिसिपल तेजी से दौड़कर आगे जाने लगते हैं और उनमें से कुछ डिसिपल अपने साथ वालों से कहते हैं, चलो चलो जल्दी चलो, आज सेक्ट में पिल्स डिस्ट्रीब्यूशन का दिन है, आउटर सीट के सेंट्रल प्लेस की ओर जल्दी चलो। वहीं सेक्ट में सभी डिसाइपल को पिल्स और स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। उनकी बातें सुनकर मेंग हाउ भी अलर्ट हो जाता है और धीमी वॉइस में कहता है, पिल्स डिस्ट्रीब्यूशन, और वह भी उनके साथ उस प्लेस पर आ जाता है जहां डिसिपल अपने सामने स्टेज पर खड़े लोगों को देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि असल में पिल्स तो स्वयं शांगुआन अंकल मास्टर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ तो सीनियर सिस्टर शू और सीनियर ब्रदर चेन भी आए हैं। वे दोनों ही इनर सेक्ट के डिसाइपल हैं। ऐसा सीन तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। क्या इस बार कोई स्पेशल पिल दी जाने वाली है? एक अन्य डिसाइपल जवाब देता है, निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। देखो, यहां तक कि आउट सेक्ट के सीनियर ब्रदर हान भी आ गए हैं। वे आउटर सेक्ट में सेकंड प्लेस पर हैं और पहले ही क्यू आई कंडेंसेशन के 5th लेवल पर पहुंच चुके हैं। अगर वे 7th लेवल तक पहुंच गए तो उन्हें अपने आप इनर सेक्ट के डिसाइपल के रूप में प्रमोट कर दिया जाएगा। अफसोस की बात है कि सीनियर ब्रदर वांग तेंगफेई यहां नहीं है। उनका टैलेंट ऐसा है कि वे तो इन चीप पिल्स की केयर भी नहीं करेंगे। वहीं उन्हीं डिसिपल के बीच में मेंग हाउ खड़ा होता है। जब वह स्टेज पर खड़े 3 लोगों में से सीनियर सिस्टर शू को देखता है तो अपने आप से कहता है, ये तो वही गर्ल है जिसने मुझे उस समय कैप्चर किया था। मेंग हाउ के पीछे 2 डिसाइपल आपस में बात कर रहे होते हैं। हाँ, आज तो अच्छा सो देखने को मिलेगा। जब भी पिल्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो उससे पहले उन्हें 12 आवर्स के लिए सील्ड कर दिया जाता है। हाँ, और जैसे ही 12 आवर्स पूरे होते हैं, लोग उन्हें पाने के लिए ब्लडी फाइट शुरू कर देते हैं। मेंग हाउ जब इस बारे में सुनता है तो वह खुद से ही क्वेश्चन करता है, क्या अगर पिल्स तुरंत खाई नहीं जा सकती तो जाहिर है हर कोई उसे छीनने की कोशिश करेगा। मेंग हाउ इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि यह कोई रिवॉर्ड्स नहीं है, ये तो डिसाइपल्स के बीच एक और इंटरनल कंपटीशन करवाने का एक हिडन वे है। तभी शांगगुआन अंकल मास्टर जोर से चिल्लाकर सभी डिसाइपल्स को साइलेंट रहने को कहते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं शांगगुआन शिव हूं। आज मैं यहां पिल्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आया हूं। आप में से हर किसी को एक कंडेंसिंग स्पिरिट पिल और आधा स्पिरिट स्टोन मिलेगा। इतना कहकर वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करके सभी को पिल्स एंड स्पिरिट स्टोन्स डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है और पिल्स एंड स्पिरिट स्टोन्स सभी के पास हाथों में जाने लगती हैं, जिसे पाकर सभी डिसिपल खुश हो रहे होते हैं। वहीं हमारा मेंग हाउ जब अपने हाथों में पहली बार पिल्स एंड स्पिरिट स्टोन्स देखकर सोचता है तो यही वह स्पिरिट स्टोन और पिल है। इतनी छोटी, बस उंगली के नाखून जितनी, लेकिन वाह कितनी ब्राइट और ट्रांसपेरेंट। देखते ही कोई भी कहे मन, मुझे यह चाहिए। और ये पिल्स पर जो हल्का सा अजीब निशान बना है, अरे यही तो वो 12 आवर्स की सील है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे इन 2 ट्रेजर के साथ। अब मैं आखिरकार अपनी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ा सकता हूं।
मुझे इन्हें बहुत सावधानी से संभाल कर रखना होगा, कहीं कोई इन्हें मुझसे छीन न ले। शांगवान शू मास्टर एक येलो कलर की स्पेशल पिल को निकलकर सभी का ध्यान उस पर करने के बाद कहता है, और इसके मंथली रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा एक और चीज ये है। ड्रॉट स्प्रिट पिल इस नई पिल्स के बारे में पता चलने पर डिसिपल आपस में गॉसिप करने लगते हैं। जो पिल अलग से दी जा रही है वह असल में ड्रॉट स्पिरिट पिल है। ये QI कंडेंसेशन के 5th लेवल से ऊपर के कल्टीवेटर्स के लिए एक प्रीसियस ट्रेजर है। ये पिल्स सैक्ट के पास इतनी ज्यादा नहीं होंगी, फिर भी वे इसे हमें दे रहे हैं। जैसे ही यह पिल अपीयर हुई, अब पता नहीं इस बार आउटर सैक्ट में कितने लोग मरेंगे। मेंग हाओ खुद से कहता है, मुझे किसी भी पिल से फर्क नहीं पड़ता, बेहतर यही है कि सब फाइट करते रहें और मैं इस मैटर से पूरी तरह से बाहर रहूं। वह अपने रिसोर्स को कस के पकड़कर अपने फेस पर एक प्यारी सी स्माइल बनाकर खुद से कहता है, तुम दोनों लिटिल ट्रेजर ही मुझे चाहिए। शांगग्वान मास्टर आगे बताता है, असल में आज ऐसी कोई पिल बांटी जानी नहीं थी, लेकिन यह सुनकर कि इस महीने एक लेबर डिसिपल आउटर सैक्ट में प्रमोट हुआ है, इससे यह ओल्ड मैन बहुत प्रसन्न हुआ। अगर हर महीना ऐसा ही होता तो काओशान सैक्ट जल्द ही पावरफुल हो सकता है। इसलिए मैं यह पिल उस डिसाइपल को इनकरेज करने के लिए दे रहा हूं। इस न्यूज को सुनने के बाद मेंग हाओ स्तब्ध हो जाता है। वहीं वह ड्रॉट स्पिरिट पिल उसकी ओर बढ़ने लगती है और जाकर मेंग हाओ के हाथों में रुकती है। अपने हाथों में इतनी प्रीसियस पिल को देखकर और इसके कंसिक्वेंसेस सोचकर पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो जाता है। वह कहता है, ये मेरे साथ ही क्यों, ये बहुत ही टेरिबल है। वहीं कोई डिसिपल मेंग हाओ की ओर इशारा करके कहता है, उस डिसिपल की तो हालत ही खराब होने वाली है। लास्ट टाइम QI कंडेंसेशन के 2nd लेवल पर मौजूद किसी डिसाइपल को वही पिल दी गई थी, लेकिन उसने एक पल के लिए उस पिल को दूसरों को देने के लिए हेसिटेट किया। इतने टाइम में ही सीनियर ब्रदर जाओ वुगांग, जो इसे छीनने में असफल रहा था, ने गुस्से में आकर उसे पब्लिक प्लेस में खींचकर उसका सिर काट दिया। हम देख पाते हैं मेंग हाओ में पिल को देखकर उसके चारों तरफ खड़े डिसाइपल उसे बहुत बुरी तरह से घूर रहे होते हैं। उनकी आंखें बिल्कुल डिमांड की तरह होती हैं और वे सभी मेंग हाओ को भूखे जॉम्बीज की तरह सेंटर में घेरे होते हैं। और हम उनकी आवाजों को भी सुन पाते हैं जो कि कहते हैं, लिटिल ब्रदर, वो पिल मेरी तरफ फेंक दो, वरना तुम बाद में रिग्रेट करोगे। अगर तुम इसे सौंपने की हिम्मत नहीं करते तो आज से 1 साल बाद यही तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी होगी। लिटिल ब्रदर, मुझे ड्रॉट स्पिरिट पिल दे दो, मैं आगे चलकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मूर्ख मत बनो, इसे हमें दे दो, ज्यादा मत सोचो, तुम इसे बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। हजारों डिसिपल के बीच खड़ा हमारा मेन लीड एक लॉयन की तरह लग रहा होता है, जो हजारों वोल्फ से घिरा हो, जिनकी क्वांटिटी ही उनकी पावर हो, लेकिन वे सिर्फ लॉयन के डोमिनेटिंग ऑरा से डरे हों और उस पर अटैक करने से हेसिटेट कर रहे हो। लेकिन हमारी इमेजिनेशन के अपोजिट वह तो रियलिटी में एक छोटा बच्चे की तरह होता है, जिसे कोई भी बुली करके चला जाए। उस भीड़ से बस एक ही टाइप की आवाज आ रही होती है, मुझे ड्रॉट स्पिरिट पिल दे, मुझे ड्रॉट स्पिरिट पिल दे। वहीं हम सैक्ट में एक माउंटेन पीक को देखते हैं, जहां कोई एन सभी चीजों को देख रहा होता है और कहता है, नेफ्यू शांगुआन ने लाइन क्रॉस कर दी है। बोलने वाला एक ओल्ड मैन होता है जो शायद सैक्ट का कोई एंसेस्टर होता है, और वह ये सब अपने सामने बैठे दूसरे ओल्ड मैन से कह रहा होता है। वह आगे कहता है, एक नॉर्मल न्यूबी डिसाइपल को इसी प्रीसियस पिल को देना, जो इसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता, असल में उसको हार्म करने जैसा है। दूसरा ओल्ड मैन आह भरते हुए कहता है, तुम और मैं सैक्ट के मैटर्स में दखल देने की स्थिति में नहीं है। हम केवल पैट्रियार्क काओशान द्वारा छोड़े गए रूल्स को फॉलो करते हैं। यह साफ तौर पर अन्यायपूर्ण है, पर रिसोर्स लिमिटेड है। किसी का बाकी रहना या मरना पूरी तरह उसके लक पर निर्भर करता है। यह कल्टीवेटर्स की दुनिया कभी भी निष्पक्ष नहीं रही। इसके अतिरिक्त पैट्रियार्क के सिक्लूशन में जाने से पहले उन्होंने ऑर्डर दिया था कि डिसाइपल्स के बीच कंपटीशन के ये क्रूएल रूल्स कभी नहीं बदले जाने चाहिए। कौन जाने पैट्रियार्क फिर कब अपीयर होंगे, क्या तुम उनकी वापसी तक इन रूल्स को बदलने की हिम्मत करोगे? पहला वाला ओल्ड मैन इस पर कहता है, हाँ, ये तो बस एक चाइल्ड है, इसलिए सभी चीजों को ऐसे ही रहने दो। वहीं मेंग हाओ अपने हैंड को रेज करके कहता है, इस डिसाइपल को कुछ कहना है, और वह कहता है, काओशान सैक्ट में आने और इसके इमोर्टल ऑरा को फील करने का मौका पाना पूरी तरह किस्मत की बात है। मैं उस पर्सन का बहुत ग्रेटफुल हूं जिसने मुझे ये मौका दिया। मैंने दिन रात यही चाहा है कि मैं उन्हें फिर से देख सकूं और खुद जाकर उनका धन्यवाद कर सकूं, और आज आखिरकार वह मोमेंट आ ही गया। वह पर्सन और कोई नहीं बल्कि सीनियर सिस्टर शू हैं। जब शू मेंगहाओ को अपना नाम लेते सुनती है तो वह भी उसकी ओर देखने लगती है। मेंगहाओ शू के सामने ग्रीट करके उसे अपनी पिल ऑफर करता हुआ कहता है, सीनियर सिस्टर,
मैं आपका बहुत ही ग्रेटफुल हूँ जिसने मुझे इस सेक्ट में आने का चांस दिया। मेरे पास आपके उपकार का बदला चुकाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं यह पिल आपको अपनी लाइफ सेव करने के बदले में अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए आपको दे रहा हूँ। इतनी प्रीसियस पिल को इतनी आसानी से अपने हाथों से जाते देखकर डिसाइपल आपस में बातें करने लगते हैं, क्योंकि वे इसे रोक भी नहीं सकते और कहते हैं तो ऐसा भी किया जा सकता है। इतनी ओपनली पिल को हैंडओवर कर देना, वो भी किसी इनर सेक्ट के एक डिसाइपल को। अब कौन इसकी खातिर लड़ने की हिम्मत करेगा? इतना आसान तरीका था, फिर मैंने उस वक्त ये सोचा ही क्यों नहीं। धिक्कार है, धिक्कार है, क्योंकि मैंने ये चाल नहीं चली। मैं बुरी तरह घायल हो गया और 3 महीने तक बिस्तर से उठ नहीं सका। सारे डिसाइपल मेंग हाओ को इतनी इसीलिए सिचुएशन से पीछे छोड़ते देख अपने आप को फूल समझ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। वहीं शू शांगगुआन मास्टर से पिल को लेने की परमिशन मांगती है। शांगगुआन मास्टर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहता है, चूंकि वह काइंडनेस का बदला चुकाना चाहता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ऐसा कर सकता है। परमिशन मिलते ही शू पिल को एक्सेप्ट कर लेती है और वह पिल उसके द्वारा कंट्रोल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ उसकी ओर बढ़ने लगती है। पिल लेने के बाद शू मेंग हाओ की ओर फिंगर पॉइंट्स करके कहती है, कई साल पहले जब मैं आउटर सेक्ट में थी, मुझे साउदर्न माउंटेन पीक पर एक केव एलोकेट की गई थी। तुम वहां रह सकते हो। मेंग हाओ जल्दी से एक स्माइल लाकर शू को धन्यवाद देता है। वहीं आसपास के डिसाइपल इस बात को सुनकर बातें करने लगते हैं। सीनियर सिस्टर शू की गुफा निवास। यह पर्सन तो सच में बहुत भाग्यशाली है। कहा जाता है कि वहां स्पिरिचुअल एनर्जी अच्छी क्वांटिटी में है। पूरे सेक्ट में ऐसी जगहें बहुत कम हैं। उसने कहा कि उधार लो, लेकिन असल में यह तो साफ तौर पर एक गिफ्ट है। सिर्फ उधार कह देने से उसने अनगिनत लोगों की जूलसी और डाउट्स दोनों को दूर कर दिया। सच में उसे पिल देना पूरी तरह सही कदम साबित हुआ। धिक्कार है, मैंने उस वक्त ऐसा क्यों नहीं सोचा। इस तरह से मिसफॉर्च्यून को फॉर्च्यून में बदलते हुए देखकर दोनों एंसेस्टर्स हंसने लगते हैं और उनमें एक कहता है, यह लिटिल फेलो तो काफी इंटरेस्टिंग है। अभी अभी सेक्ट में इंटर हुआ है और पहले ही सरवाइव करना और अपॉर्चुनिटीज ढूंढना सीख गया। क्या यह उसकी नेचुरल हैबिट है? इतने कम समय में उसने काओशान सेक्ट का ट्रू नेचर समझ लिया। ये लड़का अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा। इसके बाद मेंग हाओ उस केव के बाहर आ जाता है और अपने हाथ में पकड़े जेड स्लिप को देखकर कहता है, सीनियर सिस्टर शू ने जो जेड की स्लिप दी थी वही उस स्टोन के दरवाजे की होनी चाहिए। और वह स्पिरिचुअल एनर्जी से की को एक्टिवेट कर देता है, जिससे दरवाजा ओपन होने लगता है और केव के अंदर से डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर की तरफ फ्लो होने लगती है। मेंग हाओ केव के अंदर चला जाता है, जहां एक पर्सन के रहने के लिए सब कुछ उपलब्ध होता है। क्यूआई के फ्लो को फील करने पर वह खुद से कहता है, कितनी अबंडेंट क्वांटिटी में स्पिरिचुअल एनर्जी है, यह बहुत अच्छा है। यही तो वह जगह है जहां इमर्टल्स लोग रहते हैं। और वह आगे जाकर एक वॉल्केनो टाइप के स्ट्रक्चर के पास जाकर उसे देखने लगता है, जिससे कि लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। मेंग हाओ सोचता है, यहां तो एक स्प्रिट स्प्रिंग भी है। हालांकि यह स्प्रिंग छोटा है और लगभग सूख चुका है, इसलिए यह क्यूआई कंडेंसेशन के 3rd या 4th लेवल से ऊपर के कल्टीवेटर्स के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है। लेकिन मेरे लिए, जो अभी क्यूआई कंडेंसेशन के 1st लेवल पर हूं, यह स्थान फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। इस प्लेस का प्राइस वर्ड्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता। यह तो एक ड्रॉट स्पिरिट पिल से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। सीनियर सिस्टर शू का उपहार वाकई बहुत उदार है। इसके बाद हम अगले दिन का सुबह का सीन देखते हैं, जहां मेंग हाओ ने पूरी रात कल्टीवेशन की होती है और वह जब जागता है तो उसकी पूरी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। अपनी बॉडी में आए चेंजेस को फील करने पर मेंग हाओ एक्साइटेड हो जाता है और खुद से कहता है, इस प्लेस पर एक रात में प्राप्त रिजल्ट लगभग 2 महीने की कल्टीवेशन के बराबर हैं। अगर मैं इस तरह कुछ और बार कल्टीवेशन जारी रखूं तो मैं क्यूआई कंडेंसेशन के 2nd लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकता हूं और 2nd लेवल पर पहुंचकर मैं आखिरकार पहली इमोर्टल टेक्निक का उपयोग कर सकूंगा, जो क्यूआई कंडेंसेशन स्क्रॉल में रिकॉर्ड है। जब वह स्प्रिंग को देखता है तो पता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम होती है। वह कहता है, लेकिन इस केव में स्पिरिचुअल एनर्जी अब पहले जैसी नहीं है। मैंने इसे शायद कल रात पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया। फिर भी यहाँ जो स्पिरिट स्प्रिंग है, समय के साथ इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से डेंस हो जाएगी। और वह खड़ा होते हुए खुद से कहता है, मुझे उस लिटिल फैटी को देखे हुए काफी समय हो गया है, मुझे जाकर उससे मिलना चाहिए। इसके बाद वह अपने प्लेस से बाहर आ जाता है और लिटिल फैटी के पास जाने लगता है। मेंग हाओ कहता है, इस केव के साथ मुझे अब रात में फैंटल अटैक होने का डर नहीं रहेगा। अगर मैं स्पिरिट स्प्रिंग का उपयोग करके कल्टीवेट करूं तो मैं अपने ही लेवल के अन्य कल्टीवेटर्स की कंपेयर में तेजी से पावरफुल बन जाऊंगा। समय के साथ मुझे अब हर किसी से छिपने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कुछ महीनों बाद मैं ट्रेजर पवेलियन में जाऊंगा और इस ब्रोकन मिरर को किसी और चीज के लिए बदल दूंगा। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उसे साइड की झाड़ियों में से किसी का मूवमेंट होना दिखता है और वह वहां देखने लगता है और गैस करके कहता है यह कोई विल्ड चिकन या रैबिट होगा। मैं इसे पकड़ लूंगा और उस लिटिल फैटी चाइल्ड के लिए कुछ डिलीशियस बनाऊंगा। इतना कहकर वह अपना मिरर वापस रख लेता है और तेजी से दौड़कर उस ओर जाने लगता है। मेंग हाओ लिटिल फैटी के बारे में बताता है। लिटिल फैटी का सरनेम ली है तथा उसका रियल नेम फुगुई है। वह सिटी के एक वेल्थी मर्चेंट का सन है। उसे छीन लिया गया और सीनियर सिस्टर शू द्वारा मेरे साथ काओशान सेक्ट में लाया गया। हम दोनों को एक ही रूम मिला था और साथ में मजदूरी का काम सौंपा गया। धिक्कार है, धिक्कार है। मुझे तो अपने फैमिली की एंसेस्ट्रल लैंड को इनहेरिट करना था, एक मास्टर बनकर रहना था, कई वाइफ और कंक्यूबाइन रखनी थी। मुझे यहां मजदूरी नहीं करनी चाहिए थी। शुरू में मैंने सोचा था कि लिटिल फैटी बस एक अलसी बिगड़ा अमीर बच्चा है, लेकिन असल में वह दिल का अच्छा और लॉयल पर्सन निकला। लिटिल फैटी ने मुझसे कहा था, तुम अपनी किताबों पर थोड़ा और ध्यान दो। जब तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लो तो क्यों ना मैं हमारे लिए खाने के एक कुछ शिकार पकड़ लाऊं। मैंने भी उसकी बात पर सहमति दे दी थी। उसने लकड़ी काटने के ज्यादातर काम में मेरी मदद की, जिससे मुझे बाकी मजदूरों की तुलना में सेक्ट की शुरुआती टेक्निक QI कंडेंसेशन स्क्रॉल को स्टडी करने के लिए ज्यादा समय मिला। इसी तरह मैं 4 महीनों के भीतर QI कंडेंसेशन की फर्स्ट लेवल तक पहुंच सका। इसके अलावा उस लिटिल फैटी के पास एक राज भी है। जब उसे बहुत भूख लगती है तो वह नींद में चलने लगता है और जो भी चीज सामने आती है उसे काटने लगता है। और हैरानी की बात यह है कि उसके दांत बहुत ही स्ट्रांग हैं। वह अपने दांतों से एक ठोस लकड़ी की मेज का कोना काट सकता है। उसके दांत सिंपल नहीं लगते। शायद उसे उसके इसी टैलेंट की वजह से पकड़ा गया हो और इस सेक्ट में लाया गया हो। हालांकि मैं इस बारे में ज्यादा निश्चित नहीं हूं। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां मेंग हाओ उसी तरफ देखकर मन ही मन गेस कर रहा होता है यह शायद एक चिकन हो या कोई वाइल्ड रैबिट। मैं उसी एक को पकड़कर लिटिल फैटी को खिलाऊंगा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद वह उसे आखिरकार पकड़ लेता है और कहता है, तो यह एक चिकन है मेंग हाओ। काफी खुशी भी लग रहा होता है उस चिकन को पकड़ने के बाद। वहीं दूसरी तरफ चिकन बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है और लिटरेरी उसकी आंखें बहुत ज्यादा बाहर की ओर आ जाती है। वह जोर जोर से चीख रहा होता है, लेकिन उसे वहां बचाने वाला कोई भी नहीं होता है। उसे देख ऐसा लग रहा होता है कि आज मेंग हाओ उसका चिकन सूप बनाकर ही रहेगा। तभी उसके कपड़ों के पीछे छिपा मिरर अचानक से रिएक्ट करता है और उस चिकन के गोटे ब्रेक हो जाते हैं, जिससे उस चिकन हर तरफ ब्लड ही ब्लड फैल जाता है। ऐसा होता देख मेंग हाओ बहुत ही अजीब तरीके से उधर देखने लगता है। वहीं वो चिकन तो सुबह की 4 बजे की तरह बांग देने लगता है। ये सीन काफी फनी भी लग रहा होता है। मेंग हाओ खुद से कहता है, क्या चल रहा है? क्या इस चिकन के गोटे अपने आप फट गए? नहीं, क्या यह मेरी वजह से है? मेरे कपड़ों में कुछ गर्म गर्म फील हो रहा है और वह अपने मिरर को अपने कपड़ों से निकाल लेता है और कुछ सोचकर एक और तेजी से दौड़ने लगता है, जहां उसे रास्ते में एक रैबिट मिलता है और उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। उससे पहले रैबिट वहां से भाग पाए, मेंग हाओ अपना मिरर उसकी तरफ कर देता है। मिरर में रैबिट की इमेज बनते ही उसके गोटे ब्लास्ट भी चिकन की तरह ब्लास्ट हो जाते हैं और वह वहीं मारा जाता है। इसी तरह मेंग हाओ एक फॉक्स स्क्विरल को भी मार देता है। पहली बार मिरर का यूज जानने पर उसकी आंखें खुशी से चमक रही होती हैं और चारों तरफ गोटों का ब्लड पड़ा होता है। और हमें पता चलता है कि थोड़े ही समय में मेंग हाओ ने बहुत सारे एनिमल्स को मार दिया होता है, जिसमें बोर, वोल्फ, डियर, लॉयन, मंकी जैसे एनिमल्स भी होते हैं। इन सब को देखकर वह खुद से कहता है, इतना ब्रूटल। ये मिरर सच में एक ट्रेजर होना डिजर्व करता है। मेंग हाओ मिरर को देखते हुए सोचता है, बस इस ट्रेजर की एक अजीब आदत है, ये एनिमल्स की गोटों को ब्लास्ट कर देने जैसा काम करता है। इसके बाद वह अपनी केव में वापस आ जाता है और बिस्तर पर बैठकर आज की हंटिंग के बारे में याद करके कहता है, इसने 5 बार टाइगर के गोटे और 2 बार वोल्फ के गोटों को ब्लास्ट किया, लेकिन यह पाइथन या रिवर फिश पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। यानी जिस क्रिएचर की बॉडी पर स्केल्स होते हैं उस पर यह असर नहीं करता, लेकिन जिस पर घने फर हैं उस पर यह विशेष रूप से काम करता है। इसका तो शौक और भी अजीब निकला। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रिम्सन फ्लेम डेमन ऐप, जो कि QI कंडेंसेशन के 2nd लेवल पर था और देखने में काफी विशाल लग रहा था, यहां तक कि उसके गोटे भी इस मिरर से नहीं बच सके। नो डाउट ये मिरर एक यूनिक मैजिकल ट्रेजर होगा। मेंग हाओ इस सब के बारे में अच्छे से एनालाइज कर रहा होता है। वह मिरर को वापस देखने से खुद को रोक नहीं पाता और मिरर को देखते हुए कहता है, यह अब पहले से नया सा क्यों दिख रहा है?
इस पर लगी रस्ट के निशान तो साफ तौर पर हल्के पड़ गए हैं। वह एक डेंजरस लुक बनाकर मिरर से कहता है, आखिर तू गोटे ब्लास्ट करने का इतना शौकीन क्यों है? लेकिन कोई ना, आज तू मेरे लिए लकी है तेरी वजह से। मुझे ये क्यू आई कंडेंसेशन के सेकंड लेवल का डेमन कोर मिला है। और हम देखते हैं मेंग हाओ के हाथों में एक पिल की शेप का डेमन कोर होता है। उसके सारे ट्रेजर उसके टेबल पर रखे होते हैं, जिन्हें देखकर वह खुद से क्वेश्चन करता है। सैक्ट से मिली स्पिरिट कंडेंसिंग पिल, यह कीमती मिरर, सेकंड लेवल का डेमन कोर और सैक्ट से मिला आधा स्पिरिट स्टोन, यही सब कुछ है जो मेरे पास है। एक नए डिसिपल के लिए जिसने अभी अभी प्रवेश लिया है, ये काफी अच्छा माना जा सकता है ना? मेंग हाओ पिल और डेमन कोर को देखने लगता है और सोचता है, मुझे इनमें से पहले क्या लेना चाहिए। और वह डिसाइड करता है कि पहली बार मुझे संभवतः वही लेना चाहिए जो सैक्ट ने मुझे दिया था। इतना कहकर वह डेमन कोर को नीचे रखकर पिल को निगल लेता है। मेंग हाओ सोचता है तो यही एहसास होता है। पिल शरीर में जाते ही तुरंत घुल गई और धीरे धीरे स्पिरिचुअल एनर्जी की हल्की लहरों में बदलकर पूरे शरीर में फैल जाती है। पिल के डिसॉल्व होते ही वह कल्टीवेट करने लगता है ताकि उस स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने शरीर में पूरी तरह मिला सके। पिल की एनर्जी को सही से यूज करने के बाद वह डेमन कोर को भी निगल लेता है, जिसकी पावर को फील करके उसे पसीना आने लगता है। वह सोचता है, इसका मतलब डेमन कोर काफी पावरफुल होता है और इसे डायरेक्ट नहीं निगला जाता। ये सोचकर वह जल्दी से अपने बेड की तरफ भागता है और वहां बैठकर कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। पूरे 1 घंटे कल्टीवेट करने के बाद उसकी पी पूरी बॉडी से गंदगी एक ब्लैक गैस के रूप में बाहर निकलने लगती है। गंदगी को बाहर निकलता देख कहता है, इसका मतलब डेमन कोर ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो चुका होता है। मेंग हाओ भी अपने अंदर ये सब फील कर पा रहा होता है। वह खुद से कहता है, मैं लापरवाह हो गया था, लेकिन आखिरकार ये खत्म हो गया। इस डेमन कोर की स्पिरिचुअल एनर्जी तो स्पिरिट कंडेंसेशन पिल से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे ही ये मेरे शरीर में इंटर हुई, इसने मेरी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी की पावरफुल वेव से ब्लास्ट किया और मेरी पूरी बॉडी तुरंत ही इस एनर्जी से फुल हो गई। मुझे लगातार कल्टीवेशन करनी होगी ताकि इस ऊर्जा से संघर्ष करते हुए इसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर सकूं। अगर मैंने जरा भी ढिलाई बरती तो यह स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी शरीर के स्मॉल होल से बाहर आने लगेगी और बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। यह धुंधली गैस क्या है? क्या ये मेरे शरीर की इम्प्यूरिटीज हैं? मुझे याद है, मैंने इसके बारे में क्यू आई कंडेंसेशन स्क्रॉल में पढ़ा था। जब कल्टीवेटर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी बिना किसी रोक टोक के बॉडी में फ्लो करने लगती है तो उसकी बॉडी प्योर हो जाती है, यानी बॉडी की सारी इम्प्यूरिटीज, वीकनेस और मोर्टैलिटी बाहर निकल जाती है। यह उस प्रक्रिया का संकेत है जहां कल्टीवेटर्स अब नॉर्मल ह्यूमन बॉडी से ऊपर उठने लगता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या यह क्यू आई कंडेंसेशन के सेकंड लेवल पर संघनन का दूसरा स्तर हो सकता है। इसके बाद वह बेड से उतरने लगता है और सोचता है, इस डेमन कोर का प्रभाव वास्तव में इतना अच्छा है। यह शर्म की बात है कि डेमन बीस्ट मिलना आम नहीं है, अन्यथा मैं इस अपने मिरर पर भरोसा कर सकता था कि मैं डेमन कोर खाकर हमेशा अपना लेवल बढ़ा सकता हूं। कितने दुख की बात है। ये सोचते हुए जब वह टेबल के पास पहुंचकर मिरर को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो उसे मिरर के ऊपर एक और डेमन कोर दिखता है, जिसे फिर से देखकर वह शॉक हो जाता है और खुद से सवाल करता है, क्या मैंने डेमन कोर को अभी अभी एब्जॉर्ब नहीं किया था? तो फिर ये से यहाँ कैसे क्या हो रहा है? यहाँ एक और डेमन कोर क्यों है? क्या मुझे गलत याद है? क्या उस ऐप जानवर के 2 डेमन कोर थे? नामुमकिन, मुझे साफ याद है। इस अचानक हुए इंसिडेंट से वह चौंक कर थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन जब वह टेबल पर स्पिरिट स्टोन को नहीं पाता तो एक सही अंदाजा लगाकर खुद से कहता है, रुको, वो आधा स्पिरिट स्टोन भी गायब हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह मैजिकल मिरर शायद उस स्पिरिट स्टोन की एनर्जी को अपने अंदर खींचकर और अधिक शक्तिशाली बन गया है? अब उसने उस डेमन कोर को 2 हिस्सों में बांट दिया, यानी दर्पण के अंदर कोई रहस्यमयी ऊर्जा परिवर्तन हुआ है। मिरर को अपने हाथ में लेकर मेंग हाओ उसे देखते हुए कहता है, यह तो वाकई इनक्रेडिबल है। अगर यह दर्पण सच में पिल्स को डुप्लीकेट कर सकता है तो यह कोई नॉर्मल मैजिकल ट्रेजर नहीं, बल्कि एक अद्वितीय यूनिक मैजिकल ट्रेजर है। लेकिन अगर यह सच है तो फिर इतने वर्षों में किसी और ने इस ब्रॉन्ज मिरर की यूनिक पावर को डिस्कवर क्यों नहीं किया? और फिर ऐसा क्या हुआ कि यह रहस्य सिर्फ मुझे ही मिला? इसका मतलब मेन लीड को डाउट है कि या तो इस मिरर ने खुद उसे चुना है या फिर उसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है जो सिर्फ उसी के लिए सक्रिय हुआ। तभी मेंग हाओ अपने सर को लाइफ राइड करके इस बारे में और ज्यादा न सोचने में जोर देते हुए कहता है, इस बारे में ज्यादा सोचना बेकार है। मैं एक नया डिसाइपल हूं
जिसे कुछ भी पता नहीं। ऐसे में कोई सही निर्णय लेना संभव नहीं। अब मेन प्रॉब्लम है स्पिरिट स्टोन्स। मुझे अपनी सोच सही है या नहीं, ये टेस्ट के लिए स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत है। लेकिन अगली बार स्पिरिट स्टोन मिलने में अभी पूरा 1 महीना बाकी है। सच में ये तो मुश्किल हो गया। क्या मुझे इतने टाइम तक इंतजार करना होगा? जब मैं युनजिए काउंटी में था तब भी मेरे पास पैसे की कमी थी, और अब जब मैं एक कल्टीवेटर बन गया हूं फिर भी मैं गरीब का गरीब ही हूं। कितने अफसोस की बात है ये पैसे। पुराने लोग सही कहते थे, किसी व्यक्ति को बिना अचानक मिले सौभाग्य के अमीर होना मुश्किल है। इसके बाद वह रिस्क लेकर दूसरी डेमन कोर को भी निगल लेता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी में बहुत ही ह्यूज अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करने लगती है। मेंग हाउ के स्क्रॉल के थ्रू हमें पता चलता है कि क्यूआई कंडेंसेशन के सेकंड लेवल पर कल्टीवेटर इमोर्टल आर्ट्स परफॉर्म कर सकते हैं। क्यूआई कंडेंसेशन के 5th लेवल पर व्यक्ति इल्यूजन टेक्निक को परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और मेंग हाउ को एक आर्ट परफॉर्म करते दिखाया जाता है जिसका नाम फायर सरपेंट टेक्निक होता है। इसका एक अटैक वह अपने सामने खड़े एक बियर पर कर देता है, जिससे वहां एक ब्लास्ट होता है। लेकिन उस अटैक से बियर को बस थोड़ी सी चोट आई होती है, ज्यादा कुछ नहीं होता, जिसे देखकर मेंग हाउ डर के साथ सोचता है। फायर सरपेंट टेक्निक भी इस बियर को किल नहीं कर सकती। इसके बाद वह जल्दी से अपने मिरर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे बियर के गोटे ब्लास्ट हो जाते हैं और वह काफी पेन में भी होता है। मेंग हाउ कहता है, प्रीसियस मिरर, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। थोड़ी देर में वह वाइल्ड बियर मर जाता है और मेंग हाउ को उसका डेमन कोर मिल जाता है। वह कहता है, मैं केवल एक डेमोनिक बीस्ट को खोजने के लिए माउंटेन्स में इतनी दूर तक चला आया, कम से कम यह एक व्यर्थ यात्रा तो नहीं थी। इस बीस्ट कोर के साथ मैं अगले पिल्स डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर उसे रिपीट करने के लिए सैक्ट द्वारा वितरित स्पिरिट स्टोन का उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा। मेरा अनुमान है कि यदि मैं 3 या 5 और प्राप्त कर सकूं तो मैं क्यूआई कंडेंसेशन के 3rd लेवल तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। वापस लौटने का समय हो गया है इन बंजर माउंटेन्स में, और अंदर जाना मेरी कल्टीवेशन के साथ डेंजरस हो सकता है। इतना कहकर वह वापस जाने के लिए मूड जाता है। इसके बाद हमारा सीन 10 दिन बाद पिल डिस्ट्रीब्यूशन का दिखाया जाता है, जहां पर पिछले बार के जैसे ही बहुत सारे डिसाइपल कलेक्ट होते हैं और उन्हीं के बीच हमारा मेंग हाउ भी होता है। मेंग हाउ अपने आसपास देखकर खुद से कहता है, हर कोई इस पिल डिस्ट्रीब्यूशन में भाग नहीं ले सकता। लेकिन शांगगुआन मास्टर की निगरानी में सब कुछ अब बहुत व्यवस्थित है। थोड़ी देर में उसे भी स्पिरिट स्टोन मिल जाता है, जिन्हें वह अपने ट्रेजर बैग में संभाल के रख लेता है और वहां से जाते हुए सोचता है, मुझे आधा स्पिरिट स्टोन मिला है। डेमन कोर पाने के बाद अब ये क्यूआई कंडेंसेशन पिल्स ज्यादा उपयोगी नहीं लगती। लेकिन तभी वह कुछ शोर सुनता है। लेकिन जब वह उस ओर देखता है तो पाता है कि 2 डिसाइपल मिलकर एक दूसरे डिसाइपल को मार रहे होते हैं, जो कि उसके ट्रेजर छीनने के लिए कह रहे होते हैं। मेंग हाउ यह देखकर कहता है, लोग तो अभी अभी मिली पिल्स लेकर बाहर भी नहीं निकले और पहले ही एक दूसरे को लूटना शुरू कर दिया गया है। वह अपनी चलने की स्पीड को बढ़ा देता है और वह सोचता है, पिछली बार मैं सुरक्षित इसलिए बच गया था क्योंकि सब सीनियर सिस्टर सू की रेपुटेशन से डरते थे। लेकिन वक्त के साथ लोग समझ जाएंगे कि सीनियर सिस्टर सू और मेरे बीच असल में कोई गहरी पहचान नहीं है। मुझे अभी खुद को जल्दी मजबूत बनाना होगा ताकि मैं अपनी प्रोटेक्शन कर सकूं। अगर इस ब्रॉन्ज मिरर की पावर सच में रियल है तो कुछ ही महीनों में देखेंगे कौन किसे लूटता है। लेकिन ये ब्रॉन्ज मिरर वाकई अजीब चीज है। मैंने इसे कुछ सीनियर ब्रदर्स पर छिपकर आजमाया, पर कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। मुझे लगता है कि यह मिरर केवल घने फर वाले बीस्ट पर ही काम करता है। इस सब के बारे में सोचते हुए वह सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी वह अपने सामने पेड़ के पीछे छिपे एक पर्सन को देखता है, जो कि एक डिसाइपल होता है, मेंग हाउ। उसे पॉलिटिली ग्रीट करके कहता है। सीनियर ब्रदर झाओ को यह जूनियर डिसाइपल ग्रीट करता है और वह मन ही मन डरते हुए सोचता है, ओह माय गॉड, ये तो क्यूआई कंडेंसेशन के 3rd लेवल पर हैं। यह आदमी निर्दयी और क्रूर है। कहा जाता है कि उसने रिसोर्स के लिए कई लो लेवल डिसाइपल्स को मार दिया है। उसे अपना नाम लेते देख सीनियर ब्रदर झाओ कहता, तुम मेरी पहचान जानते हो, इसलिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। अपनी पिल और स्पिरिट स्टोन्स जल्दी से मुझे सौंप दो। यह सुनकर मेंग हाउ जल्दी से उसके सामने झुक जाता है और कहता है, प्लीज सीनियर ब्रदर झाओ, थोड़ी दया दिखाइए। मैंने तो बस अभी अभी ये स्पिरिट स्टोन्स और पिल हासिल की हैं। क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकते हैं? यह सुनकर वह कहता है, ओह ठीक है, आज से मैं तुम्हारी केव जहां तुम कल्टीवेट करते हैं, मैं वहीं रहूंगा। बाहर सबको लगेगा कि हम सिर्फ नॉर्मल डिसाइपल हैं, लेकिन अंदर उस गुफा में तुम मेरे सर्वेंट बनोगे।
अगर तुम हिम्मत करके बस एक बार भी ना कह दोगे तो आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि काश तुम मर जाते का मतलब क्या होता है। और वह मन ही मन सोचता है, मैंने अभी अभी 3rd लेवल में ब्रेक थ्रू किया है और अपनी कल्टीवेशन को स्टेबल करने के लिए अब मुझे बहुत बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी की सख्त जरूरत है। ये मेंग हाउ की केव मेरी जरूरतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है। लेकिन अगर सीनियर सिस्टर शू आकर मुझसे हिसाब मांग लेंगी तो सब समझाना मुश्किल होगा। इसलिए मैं इस मेंग हाउ को कुछ समय के लिए सेवक की तरह रखूंगा। अगर सीनियर सिस्टर शू कुछ नहीं पूछती तो तब मैं उसे मार दूंगा। तभी मेंग हाउ घबराते हुए जवाब देता है, ये केव सीनियर सिस्टर शू की है, मैं कैसे उनके लिए फैसला करने की हिम्मत कर सकता हूँ। कृपया। ये सुनकर सीनियर ब्रदर्स जाओ उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम शर्मनाक कमीने, और अपने हाथ से उस पर अटैक कर देता है, जिसके जवाब में मेंग हाउ फायर सरपेंट टेक्निक का यूज करता है, जिसके कारण फायर से बना सरपेंट सीनियर ब्रदर्स जाओ की ओर बढ़ता है और जाकर उससे टकराता है, जिससे कि वहां एक ब्लास्ट होता है। इसी बीच मेंग हाउ वहां से भाग जाता है और जब सीनियर ब्रदर्स झाओ के सामने का व्यू क्लियर होता है तो मेंग हाउ वहां नहीं होता। सीनियर ब्रदर्स झाओ उस टेक्निक को याद करके थोड़ा डरते हुए मन ही मन कहता है, फायर सरपेंट आर्ट, वह कितनी तेजी से क्यों आई कंडेंसेशन के 2nd लेवल तक पहुंच गया है। वह तो बस कुछ ही दिन पहले आउटर सेक्ट में शामिल हुआ था। बिल्कुल सही, ये सीनियर सिस्टर शू की केव की वजह से है और यही तो कारण है कि मुझे इसे छीन लेना चाहिए। इतना सोचकर वह अपने फेस पर एक स्माइल लाकर धीरे से कहता है, बीस्टिफिकेशन आर्ट, जिससे कि वह ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसकी पूरी बॉडी पर फर निकल आते हैं और नाखून नुकीले और बड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मेंग हाउ तेजी से भाग रहा होता है। उसके फेस पर हम डर क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन तभी सीनियर ब्रदर्स झाओ उसके पीछे आ जाता है। वह कहता है, तू लिटिल बास्टर्ड, हम इन वीरान पहाड़ों में बिल्कुल अकेले हैं। तू खुद की मौत को बुला रहा है तो आज मैं तेरी ये इच्छा पूरी कर दूंगा। इतना कहकर वह अपने हाथ से मेंग हाउ पर अटैक कर देता है, जिससे कि मेंग हाउ जाकर दूर गिरता है और खुद को स्लिप होने से रोकने के लिए जमीन पर फोर्स लगाता है, जिससे वह कुछ दूरी पर रुक जाता है। सीनियर ब्रदर्स झाओ उससे कहता है, तुम मेरी 3rd लेवल की बेस्टिफिकेशन टेक्निक से मरने वाले पहले इंसान बनोगे। मेरी इस टेक्निक से मरने पर तुम्हारी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। जब मेंग हाउ उस टेक्निक का नाम सुनता तो उसका नाम रिपीट करते हुए कहता है, बेस्टिफिकेशन टेक्निक, तो इसकी वजह से यह एक डिमोनिक बीस्ट में चेंज हो गया है। इसकी बॉडी पर भी डेंस फर है। क्या ऐसा हो सकता है? यह कहकर वह अपना हाथ धीरे से अपने पॉकेट के पास ले जाता है, जहां से वह अपने मिरर को बाहर निकाल लेता है। मिरर को लेकर मन में कहता है, इस ब्रॉन्ज मिरर को निश्चित रूप से वर्क करना चाहिए, वरना आज मैं नहीं बचूंगा। जिसके बाद वह मिरर को उसकी ओर कर देता है और मिरर अपना निशाना सीधे उसके गोटों को बनाता है, जिससे उसे बहुत तेज पेन होता है और वह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन वह उस पेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यह सब मिरर के सामने वेस्ट होता है, क्योंकि उसने तो पहले से अपने टारगेट को लॉक कर लिया होता है। सीनियर ब्रदर्स झाओ अपने पिछवाड़े पर हाथ रखकर दांत पीसते हुए कहता, तुम लिटिल बास्टर्ड, तुमने मेरे साथ क्या किया? मेंग हाउ उसे पेन में देखकर खुद से कहता है, इस मिरर ने वाकई में वर्क किया। लेकिन वह अभी भी अलर्ट होता है और मिरर को दोबारा उस पर फोकस करके उससे कहता है, सीनियर ब्रदर झाओ, आज के लिए यहीं खत्म कर लें। मैं तुम्हारे साथ मुश्किल नहीं करूंगा और तुम भी मेरे साथ मुश्किल पैदा नहीं करोगे, ठीक है? उसकी ये बात सुनकर सीनियर ब्रदर झाओ उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम लिटिल बास्टर्ड, मैं आज तुम्हें मारकर ही छोड़ूंगा और उसके बाद मैं माउंटेन उतरकर तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। मैं तुम्हारे पेरेंट्स और पूरे क्लेन को ह्यूमिलिएट करूंगा। मैं तेरे पूरे क्लेन को यही सेम पेन फील कराऊंगा और वे इस पेन को सहते हुए मरेंगे। मेंग हाउ शांति से जवाब देता है, तुम मुझे लूटने आए थे? तुमने मुझे धक्का दिया? मैं तो यह शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता था और तुम मेरी पूरी फैमिली को मार डालना चाहते हो। लेकिन पेन के कारण वह मेंग हाउ की कोई बात नहीं सुनता, बस एक ही बात रिपीट करता रहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी पूरी फैमिली को भी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी धमकी भरी बात सुनकर मेंग हाउ अब और नहीं रुकता, बल्कि मिरर में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करके उसे सीनियर ब्रदर्स झाओ पर अच्छे से कंसंट्रेट करने लगता है और कहता है, अगर ऐसा ही होगा तो ठीक है, मैं अब तुम्हें और नहीं समझाऊंगा। और वहीं दूसरी ओर सीनियर ब्रदर झाओ अपने प्राइवेट पार्ट को दोनों हाथों से कसकर पकड़कर पेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। वह इसे रोकने के लिए काफी ज्यादा फोर्स लगा रहा होता है, जिससे कि उसके हाथों की वेंस टाइट होने लगती हैं और वे ब्लास्ट कर जाती है, जिससे उनसे ब्लड बाहर आने लगता है और वह जोर की एक चीख मारता है,
जैसे ही वह हिम्मत करके खड़ा होकर मेंग हाओ पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, वह अपने गोटों को ब्लास्ट होने से और नहीं रोक पाता और आखिरकार वे ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे उसके पिछवाड़े से एक बल्ड की पिचकारी सी चल जाती है। मेंग हाओ इतना भयावह मंजर देखकर दहल जाता है और उसके हाथों से मिरर छुटकर नीचे गिर जाता है और एक क्षण के लिए वह स्पीचलेस खड़ा रह जाता है। वहीं उसके सामने सीनियर ब्रदर झाओ की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसे देखकर मेंग हाओ सोचता है, मैंने पहली बार एक ह्यूमन को किल किया है। मेंग हाओ डेड बॉडी को देखकर खुद से कहता है, इस सीनियर ब्रदर झाओ ने ही मुझे पहले उकसाया था। मैंने तो बस सेल्फ डिफेंस में पलटवार किया। उस दौरान मैं बहुत ही पोलाइट भी था। मेरा कोई मारने का इरादा नहीं था। मैं सुलह करना चाहता था, पर उसने मना कर दिया और मेरी फैमिली को मारने की भी धमकी दी, जिस कारण मैंने उसे मार दिया। इसके बाद वह अपनी केव में वापस आ जाता है और इसी बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसने पहली बार किसी ह्यूमन को मारा होता है, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लगता है। वह कहता है, मेरे पास सीनियर ब्रदर को मारने का कारण था और मैंने यह सब अपने सर्वाइवल के लिए किया। पूरी कल्टीवेशन की दुनिया ऐसी ही है। वह मरने के लायक था। इस तरह उसने अपने को समझा लिया कि यह गलत नहीं था। वह अपने पास से एक स्टोरेज बैग निकलते हुए कहता है, छोड़ो, ज्यादा सोचना बेकार है। सेक्ट में जिंदा रहने का नियम यही है, मजबूत कमजोरों का शिकार करते हैं। इसके बाद वह उस बैग को खोलकर उसका सारा सामान निकलने लगता है और कहता है, चलो देखते हैं सीनियर ब्रदर झाओ के स्टोरेज बैग में क्या रखा है। जब वह उसके अंदर की चीजों को देखता है तो उसके मुंह से एक ही आवाज निकलती है, धिक्कार है। 8.5 स्पिरिट स्टोन, 7 कंडेंसिंग स्पिरिट पिल। ये आदमी तो भारी संपत्ति लेकर चलता था और उसके पास से मेंग हाओ को एक स्वॉर्ड भी मिलती है। मेंग हाओ स्वॉर्ड को लेकर चेक करने लगता है और अपने आप से कहता है, यह स्वॉर्ड यही थी जिसने मेरी फायर सरपेंट टेक्निक को रोका था। उसके दूसरे हाथ में एक टोकन जैसा पीस होता है, जिसे देकर वह कहता है, यह हड्डी का टुकड़ा। ये क्या है? इस पर कुछ लिखा हुआ है, धिक्कार है। ये तो किसी बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होने की टेक्निक है, लेकिन मैं इसे पढ़ नहीं सकता। अगर इस पर प्रयोग करते टाइम उस ब्रॉन्ज मिरर ने मुझे निशाना बना लिया तो मैं तो गया काम से। मेरे गोटे भी सीनियर ब्रदर जैसे ब्लास्ट हो जाएंगे। इस बारे में इमेजिन करके ही वह डर जाता है और टॉपिक को चेंज करके कहता है, चूंकि यहाँ इतने सारे स्पिरिट स्टोन हैं और एक डेमन कोर भी है, तो चलो अपने पुराने एक्सपेरिमेंट को आजमा कर देखते हैं। पहले वह मिरर को निकलता है और उसके ऊपर एक डेमन कोर को रख देता है, जिसके बाद एक हाफ स्पिरिट स्टोन को भी मिरर पर डेमन कोर के पास में रखते हुए कहता है, देखते हैं। हाफ स्पिरिट स्टोन अगर डेमन कोर को कॉपी कर पाया तो इसका मतलब होगा कि मैंने पहले जो भी गैस किया था वह सब सही था। उन दोनों को रखे हुए 30 मिनट्स हो जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वही मेंग हाओ ये सब शांति से इतनी देर तक देख रहा होता है और अंत में जब कोई चेंज नहीं होता तो वह सोचता है, कोई बदलाव नहीं, क्यों? क्या मैंने गलत गैस किया था? क्या यह ब्रॉन्ज मिरर की वजह से नहीं था? तो फिर पहले वो दूसरा डेमन कोर उस जगह कहां से आया था? नहीं, मैं एक और बार आजमा कर देखता हूं। ये सोचकर वह एक और बार ट्राई करता है और दूसरा स्पिरिट स्टोन मिरर पर रख देता है। जैसे ही दूसरा स्पिरिट स्टोन रखा जाता है, मिरर पर रिएक्शन होने लगती है और दोनों स्पिरिट स्टोन मिरर में एब्जॉर्ब होने लगते हैं, जिसे देखकर मेंग हाओ भी शॉक हो जाता है और थोड़ी देर में वहां एक और डेमन कोर फॉर्म ले लेता है। थोड़ी देर में मेंग हाओ कई सारे स्पिरिट स्टोन का यूज कर लेता है और जिससे टोटल 3 और डेमन कोर बनते हैं, जिसे देखकर मेंग हाओ कहता है, ये सच में वर्क करता है। ये मिरर बहुत ही मिस्टीरियस है। 11 और आधे स्पिरिट स्टोन्स में से अब सिर्फ एक बचा है, लेकिन बदले में मुझे 4 डेमन कोर मिल गए हैं और वह उनमें से एक एक करके डेमन कोर को निगलने लगता है। वे डेमन कोर जिन डेमन बीस्ट के होते हैं, वे डेमन बीस्ट मेंग हाओ से उसके अपने इनर वर्ल्ड के अंदर फाइट करने लगते हैं। वे सभी डेमन बीस्ट इसलिए फाइट कर रहे होते हैं ताकि वे मेंग हाओ को वे कोर एब्जॉर्ब करने से रोक सके और मेंग हाओ इनर डेमन का शिकार बन जाए। मेंग हाओ उन सभी डेमन बीस्टों को हराकर अपनी कल्टीवेशन करने लगता है ताकि वह डेमन कोर की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके और वह अगली मॉर्निंग तक कोर को एब्जॉर्ब करते रहता है। अगली मॉर्निंग जब उसकी कल्टीवेशन फिनिश होती है तो वह फायर सरपेंट टेक्निक को अपने हाथ में एक्टिवेट करके इसकी बढ़ी हुई पावर चेक करने लगता है, जिसकी पावर QI कंडेंसेशन के 3rd लेवल के पीक पर होती है, जिसे देखकर मेंग हाओ खुश होकर कहता है, उफ, मैंने तो ये उम्मीद ही नहीं की थी कि मैं एक ही बार में 3rd लेवल के पीक तक पहुंच जाऊंगा। मेरी फायर सरपेंट टेक्निक भी अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गई है। लोअर पब्लिक जोन की सीमा QI कंडेंसेशन की फोर्स लेवल 3 तक है, तो अब मैं निचले रैंकों में सबसे मजबूत लोगों में काउंट किया जा सकता हूं, लगभग टॉप पर। वह पिल को देखते हुए कहता है, लेकिन अब यह जो कंडेंसिंग स्पिरिट पिल्स सेक्ट से मिलती हैं, वो मेरी कल्टीवेशन को नहीं बढ़ा सकती है,
क्या ये डेमन कोर के साइड इफेक्ट की वजह से है? खैर, कुछ कंडेंसिंग स्पिरिट पिल्स उस मोटू को दे देता हूं। चलो तुरंत ली फुगुई को ढूंढते हैं और उसके लिए डिलीशियस चिकन कुक करते हैं। वह इस सब को बहुत ही एंजॉय करेगा। इसके बाद हमारा सीन माउंटेन्स के फॉरेस्ट में शिफ्ट होता है, जहां लिटिल फैटी अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ को कट रहा होता है और उस पेड़ से गुस्से में कहता है, ये तेरी सजा है मेरी पत्नी छीनने के लिए, और ये दूसरी सजा मेरा स्टीम्ड बन चुराने के लिए। वह फिर से पेड़ को और जोर से हिट करते हुए कहता है, मैं तुम्हें काट काट कर मार डालूंगा। लिटिल फैटी की बातें और उसका गुस्सा देखकर मेंग हाओ सोचता है, ये सब क्या हो रहा है। वहीं लिटिल फैटी 2 ही अटैक पेड़ को हिट करने के बाद थक जाता है और अपनी कुल्हाड़ी को छोड़कर जमीन पर गिर जाता है। इतने में ही वह सो जाता है और सोते हुए चिल्ला रहा होता है, ये तेरी सजा है मेरी पत्नी छीनने के लिए, ये तेरी सजा है मेरा स्टीम बन चुराने के लिए, मैं तुझको काट काट कर मार डालूंगा। वहीं मेंग हाओ उसके पास खड़ा होकर उसकी बकवास को सुन रहा होता है। मेंग हाओ कहता है, ये क्या हो रहा है, ये तो दिन दहाड़े नींद में टहल रहा है। लेकिन तभी उसका ध्यान लिटिल फैटी के शाइनी और शार्प दांतों पर जाता है, जिन्हें देखकर वह कहता है, उसके दांत लंबे और तेज होते जा रहे हैं। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, उसके दांत बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। थोड़ी देर में फैटी की आंखें खुल जाती हैं और वह बैठकर कहता है, वाओ, ये वाइल्ड चिकन के जलने की महक कहाँ से आ रही है। वहीं पास ही में मेंग हाओ चिकन को फायर के ऊपर लटकाकर कुक कर रहा होता है, जिसे देखकर लिटिल फैटी तुरंत वहां आ जाता है और खुश होकर कहता है, मेंग हाओ, तुम अचानक यहाँ। मेंग हाओ उसे जवाब देता है, सही है, यह मैंने तुम्हारे लिए यह अरेंज किया है। इसके कुछ समय बाद लिटिल फैटी लैग पीस खाते हुए रो रहा होता है, क्योंकि उसने सैक्ट में आने के बाद पहली बार इतना डिलीशियस फूड खाया होता है। वह खाते हुए मेंग हाओ से कहता है, मेंग हाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैंने 2 महीने से मीट नहीं खाया है। पिछले 2 महीनों से तुम मेरे लिए रोज वुड्स काट रहे हो, तो रोज एक वाइल्ड चिकन भी क्यों नहीं लाए। मेंग हाओ उसकी ऐसी बातें सुनकर खुद से कहता है, ये लिटिल फैटी यहाँ रहते रहते सच में पागल हो जाएगा भाई। वुड्स तो तुम ही अपने सपनों में काटते रहे हो। मेंग हाओ लिटिल फैटी से पूछता है, वैसे तुम्हारी कल्टीवेशन कैसी चल रही है? क्या तुम्हें तुम्हारी बॉडी में कोई स्पिरिचुअल एनर्जी फील हुई? लिटिल फैटी जवाब देता है, मत पूछो, इन महीनों से मैं हर दिन कल्टीवेशन कर रहा हूं, लेकिन मुझे कभी भी कोई स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी बॉडी में फील नहीं हुई, बल्कि मेरे दांत तो बस बढ़ते ही जा रहे हैं। तभी मेंग हाओ उसे एक पिल देते हुए कहता है, यह है कंडेंसिंग स्पिरिट पिल। अपने सामने पहली बार एक पिल को देखकर लिटिल फैटी मेंग हाओ से कहता है, इतनी कीमती चीज क्या तुम सच में मुझे दे रहे हो? मेंग हाओ कहता है, चिंता मत करो, बस इसे ले लो। जिसके बाद वह पिल को ले लेता है। मेंग हाओ उसे बताता है, फुगुई, मैं अब जा रहा हूं, तुम्हें अच्छे से कल्टीवेशन करनी होगी। वहीं लिटिल फैटी का ध्यान तो सिर्फ खाने पर होता है। वह लैग पीस में बाइट मारते हुए कहता है, ब्रदर मेंग, मैं जरूर जल्दी से जल्दी आउटर सैक्ट में शामिल होकर तुमसे फिर मिलूंगा। जब वो दिन आए तो तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। मेंग हाओ जवाब देता है, जरूर, आउटर सैक्ट में मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम माउंटेन्स को देखते हैं, जहां मेंग हाओ स्टेयर्स के थ्रो माउंटेन की पीक पर जा रहा होता है। वह अपने नीचे देखकर कहता है, यहां हमेशा फॉग रहता है। वहीं उसके सामने 3 डिसाइपल आ रहे होते हैं, जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिनमें राइट वाला डिसाइपल बीच वाले से कहता है, जिसका नाम वांग होता है, सीनियर ब्रदर वांग। मैंने सुना है कि इनर सेक्ट डिसिपल बनने की परीक्षा शुरू होने वाली है, तो मैं पहले से ही आपको बधाई देने आया हूं। लेफ्ट वाला डिसाइपल भी तभी जल्दी से चापलूसी करके कहता है, हाँ, जब सीनियर ब्रदर वांग ने पहली बार सेक्ट में प्रवेश किया था तो आपका नाम दूर दूर तक फैल गया था। 3 ग्रेट सेक्ट ने आपको अपने यहां लेने की कोशिश की, लेकिन आपने खुद हमारे काओशान सेक्ट को चुना। बब जब सीनियर ब्रदर की कल्टीवेशन क्यू आई कंडेंसेशन के 6th लेवल तक पहुंच चुकी है, यह आने वाली इनर सेक्ट की परीक्षा वास्तव में आपके लिए ही रखी गई है। जब आप इनर सेक्ट में प्रवेश कर लेंगे तो आपके लिए सीनियर सिस्टर शू और सीनियर ब्रदर चेन को सरपास करना बस समय की बात होगी और आप हमारे काओशान सेक्ट के असली नंबर 1 डिसाइपल बन जाएंगे। वही मेंग हाओ खड़ा होकर उन्हें देख रहा होता है और उनकी बातें भी सुन रहा होता है। सीनियर ब्रदर वांग उन दोनों डिसिपल की चापलूसी भरी बातें सुनकर उनसे कहता है, बेवजह बातें मत करो। सीनियर सिस्टर शू एक असाधारण प्रतिभा हैं और सीनियर ब्रदर चेन तो पूर्णतः दांव के प्रति समर्पित हैं। वे दोनों ऐसे फेलो डिसाइपल हैं जिनकी मैं डीपली रिस्पेक्ट करता हूं। उसके लेफ्ट वाला डिसाइपल कहता है, सीनियर ब्रदर सही कहते हैं, मैंने अपनी गलती समझ ली है, मुझे माफ करें। तभी वांग का ध्यान मेंग हाओ पर जाता है और वह उसे देखने लगता है। अपनी ओर देखता देख मेंग हाओ जल्दी से उसे ग्रीट करता है,
लेकिन जब वह वापस से अपने सर को ऊपर करके अपने सामने देखता है तो वे लोग वहां गए नहीं होते, बल्कि बहुत आगे निकल गए होते हैं। जब मेंग हाओ का ध्यान वांग के पारों में जाता है तो वह पाता है कि सीनियर वांग चल नहीं रहे, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, और वह इस बारे में सोचे बिना नहीं रह पाता। वह अपने मन में कहता है, तो वो ही हैं सीनियर ब्रदर वांग टेंगफेई। वो जो चलते समय हवा में फ्लोट करते हुए दिख रहे हैं, वो जरूर विंड वॉकिंग टेक्निक होगी, जो केवल क्यूआई कंडेंसेशन के 5th लेवल पर पहुंचने के बाद ही सीखी जा सकती है। ये सच में कितना कूल और अच्छा होगा। पता नहीं मेरी कल्टीवेशन कब 5th लेवल तक पहुंच पाएगी। शायद अभी काफी समय लगेगा। मुझे पहले कोई तरीका ढूंढना चाहिए जिससे मैं ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स कमा सकूं। इतना सोचकर वह वहां से चला जाता है और एक दूसरे प्लेस पर पहुंचता है, जहां वह अपने सामने के एक स्टोन पर लिखी डिटेल्स को देख रहा होता है, जिसमें लिखा होता है लोअर पब्लिक जोन। यह एरिया केवल क्यूआई कंडेंसेशन लेवल 1st से 3rd तक के कल्टीवेटर्स के लिए है। लेवल 4th या उससे ऊपर वालों का यहां प्रवेश सख्त मना है। इस डिटेल्स को देखने के बाद वह खुद से कहता है, यह लोअर पब्लिक जोन है, मैं पहले कभी यहां आने की हिम्मत नहीं कर पाया था। तभी उसे पीछे से किसी की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आती है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि 2 डिसाइपल आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जिनमें से एक ने दूसरे को पीछे से स्वॉर्ड मार दी होती है। वही दूसरे डिसाइपल की हालत खराब होती है। मारने वाला डिसाइपल कहता है, मेरे सामने तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसे मारने के बाद वह उसके स्टोरेज बैग को लेने लगता है। उसे चेक करके वह उसकी डेड बॉडी से कहता है, धिक्कार है, इतनी मेहनत करने पर भी ज्यादा कुछ नहीं मिला। ये सच में एक गरीब था। वहीं मेंग हाओ पेड़ के पीछे छिपकर चुपके से उसे देख रहा होता है और वह खुद से मजाकिया ढंग में कहता है, मैं तो खुद ब खुद छिप गया, जबकि अब मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूं। वह आगे थोड़ा सीरियस होकर कहता है, यह जगह भाग्य ला सकती है, लेकिन यह बेहद खतरनाक भी है। लोग यहां अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं सिर्फ कल्टीवेशन करने, पिल्स और स्पिरिट स्टोन्स पाने के लिए। यह वास्तव में इसके लायक नहीं लगता। हाँ, मुझे स्पिरिट स्टोन्स की कमी है और यहाँ मेरे बहुत कम दुश्मन हैं, लेकिन यह जगह बहुत अराजक है। अगर मैं लापरवाह हुआ तो मुझे चोट लग सकती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वह चमकती हुई आंखों से खुद से कहता है, रुको एक पल, अगर सिर्फ पैसे कमाने की बात है तो एक तरीका तो जरूर है। इसके बाद वह पिल नर्सिंग वर्कशॉप के पास आ जाता है और जाकर वर्कशॉप पर बैठे पर्सन से कहता है, मेरे पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन्स नहीं हैं, क्या मैं इसके बजाय कंडेंसिंग स्पिरिट पिल्स का आदान प्रदान कर सकता हूँ? लेकिन उसे वहां निराशा ही मिलती है और उदास होकर वह वापस चला जाता है। अगले दिन मेंग हाओ फिर से लोअर पब्लिक जोन के पास आता है, जिसके हाथ में कुछ फ्लैग होते हैं। वह सोचता है, सेज ने कहा है, बिना दिए कुछ भी नहीं मिलता। इस बार मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे और भी बड़े लाभ मिलने ही चाहिए। मेंग हाओ इस बार फुल कॉन्फिडेंट होता है और उसे अपने ऊपर पूरा यकीन होता है कि वह यहां से स्पिरिट स्टोन कमा ही लेगा। वह खुद से कहता है, समय आ गया है अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। इसके बाद हमारा सीन 2 डिसाइपल की फाइटिंग पर आता है, जहां एक डिसाइपल दूसरे पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन वह उसे डोज नहीं कर पाता और स्वॉर्ड सीधे उसके शोल्डर में लगती है और वहां से ब्लड निकलने लगता है। मारने वाला डिसाइपल उसे बेस्ट ऑफ लक का साइन दिखाकर हंसते हुए कहता है, इसी समय अगले साल तुम्हारा मेमोरियल का दिन होगा। वहीं हम मेंग हाओ को पाते हैं, जो उनकी फाइट देख रहा होता है। वह उन दोनों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करते हुए कहता है, ब्रदर यहां देखो, और वे दोनों उधर देखने लगते हैं। मेंग हाओ आगे कहता है, ब्रदर सेजो ने कहा है, चोटों के साथ लड़ना बुद्धिमानी नहीं है, आप जल्दी मर सकते हैं। देखो, तुम्हारे शोल्डर से बहुत खून बह रहा है, ये लड़ाई के लिए ठीक नहीं है। मेरे पास पिल नर्सिंग वर्कशॉप की टॉप ग्रेड वाली हेमोस्टेटिक पिल है, जो किसी भी स्वॉर्ड की चोट को ठीक कर सकती है और 3 सांसों में ब्लड रोकने की गारंटी देती है। सिर्फ एक हेमोस्टेटिक पिल एक स्पिरिट स्टोन की है, ब्रदर एक ले लो और तुम फिर से ठीक हो जाओगे। उसकी इतनी प्रॉफिटेबल डील सुनकर दोनों डिसाइपल हक्के बक्के रह जाते हैं और रिपीट करते हैं, एक स्पिरिट स्टोन में हेमोस्टेटिक पिल, फिर क्यों ना इसे इससे सीधे चुरा लिया जाए। तभी मेंग हाओ उनको उनके थॉट्स के बीच इंटरप्ट करके आगे कहता है, भाई मैं देख रहा हूं तुम्हारी फाइटिंग स्ट्रेंथ उससे कम नहीं है। शायद तुम्हें अचानक हुए स्नीक अटैक ने इतना नुकसान पहुंचाया। एक हेमोस्टेटिक पिल खरीदो, अपना बल वापस पाओ और अगर फिर से लड़ोगे तो शायद उसे हरा भी दोगे। अगर तुम उसका स्टोरेज बैग चुरा लो तो यह एक स्पिरिट स्टोन तुम्हारे लिए सच में एक गुड डील बन जाएगा। जब दूसरा डिसिपल मेंग हाओ की प्रवोक करने वाली बातों को सुनता है तो वह उस पर चिल्लाकर कहता है, तू लिटिल बास्टर्ड, अगर तुम यहां टांग अड़ाते रहे तो मैं इसके साथ तुम्हें भी मार डालूंगा। मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा।
वहीं दूसरा डिसिपल जल्दी से एक स्पिरिट स्टोन निकलकर कहता, ठीक है, मैं खरीद लूंगा। लो ये रहा मेरा एक स्पिरिट स्टोन। मेंघाओ कहता है, डील फाइनल। इतना कहकर वह पिल को लेकर उसे चोट की तरफ फेंक देता है। जैसे ही पिल चोट से संपर्क में आती है, वह अपना काम स्टार्ट कर देती है और उसका घाव हील होना शुरू हो जाता है और कुछ ही सांसों में उसका शोल्डर फिर से ठीक हो जाता है। इसके बाद वह डिसाइपल के पास आता है और उसे स्पिरिट स्टोन लेते हुए कहता है, खरीदारी के लिए धन्यवाद। उसे ठीक होता देख दूसरा डिसाइपल वापस से उस पर अटैक करने के लिए उसकी ओर आते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वह डिसाइपल भी अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और उसकी स्वॉर्ड एक ही बार में उसके स्टमक को फाड़ देती है। वह उससे कहता है, मैं दोबारा तुम्हारी उसी ट्रिक की वजह से नहीं मरने वाला। वहीं मेंग हाओ को फिर से एक अपॉर्चुनिटी दिखती है और वह चोट लगे डिसाइपल के पास जाकर पिल्स से भरा स्टोरेज बैग उसके सामने हिलाते हुए कहता है, ब्रदर, मैं देख रहा हूं तुम्हारी फाइटिंग स्ट्रेंथ उससे कम नहीं है। शायद एक क्षण की लापरवाही ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। मेरे पास ब्लड को रोकने वाली हेमोस्टेटिक पिलें भी हैं और थकान मिटाने वाली, मांसपेशी को आराम पहुंचाने वाली पिलें भी हैं। 2 स्पिरिट स्टोन देकर दोनों ले लो। ब्लड रुकने की गारंटी है और तुम्हारी पूरी बॉडी को भी कंफर्ट होगा। तुम्हें पेन नहीं होगा। फिर तुम दोबारा से उसके साथ लड़ सकते हो। मेंग हाओ को उसे भी पिल्स बेचते देख अटैक करने वाला डिसाइपल मेंग हाओ पर गुस्सा होकर कहता है, अब तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? मेंग हाओ उसे जवाब देता है, हमारा तो सिर्फ लेन देन का रिश्ता है, और उससे क्वेश्चन करते हुए कहता है, मैं उसकी मदद क्यों नहीं कर सकता? नीचे बैठा डिसाइपल जल्दी से स्पिरिट स्टोन मेंग हाओ को देते हुए कहता है, ये लो तुम्हारे स्पिरिट स्टोन और जल्दी से मुझे पिल्स दे दो। मेंग हाओ भी स्पिरिट स्टोन लेकर उसे पिल्स दे देता है, जिससे वह डिसाइपल भी ठीक हो जाता है। जिसके बाद वे दोनों दोबारा इंटेंस फाइट करने लगते हैं और मेंग हाओ अपना बिजनेस करने के लिए वहां से जाते हुए कहता है, अच्छे से फाइट करो और यदि किसी को पिल्स की जरूरत हो तो मुझे बताना। इसके बाद वह एक और फाइटिंग के बीच पहुंच जाता है और फाइटिंग कर रहे डिसाइपल्स से कहता है, ब्रदर, थोड़ी पिल्स खरीद लो जब तक तुम जीत सकते हो। ये वैसा ही है जैसे किसी और के स्पिरिट स्टोन से पिल्स ले लेना। कितना फायदेमंद सौदा है। फिर वह दूसरी फाइटिंग के बीच जाकर कहता है, ब्रदर, दवा खरीदोगे? लेकिन वे उसे मना करते हुए कहते हैं, दूर रहो, मेरी खुद की पिल्स है। मेंग हाओ उनसे कहता है, ठीक है, मैं तब तक इंतजार कर सकता हूं जब तक तुम अपनी पिल्स खत्म न कर लो। वह दूसरे वाले डिसिपल से कहता है, ब्रदर, उसके पास वहां बहुत सारा सामान है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्या तुम कुछ खरीदना चाहोगे? वह डिसाइपल कहता है, क्या? और हमें इस बारे में कुछ नहीं दिखाया जाता कि मेंग हाओ ने पिल्स बेची या नहीं। शायद उसने अपनी बातों से पिल्स बेच दी होगी। इसके बाद वह आगे बढ़ जाता है और दोबारा से एक फिटिंग के पास पहुंचकर दोनों डिसाइपल्स से कहता है, तुम दोनों के चेहरे इतने काले क्यों पड़ गए हैं? तुम जरूर गंभीर रूप से घायल हो। चिंता मत करो, मेरे पास टॉप ग्रेड की पिल्स हैं, एक स्पिरिट स्टोन की एक पिल। गारंटी है कि तुम तुरंत रिकवर हो जाओगे। क्या बात है, चुप क्यों हो? कहीं तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? अभी थोड़ी देर पहले ही एक फेलो डिसाइपल ने मेरी पिल्स खरीदी थी और उसके बाद उसने अपने दुश्मन का लगातार पीछा किया था। जो भी पहले पिल लेगा उसे निश्चित रूप से पूरा फायदा मिल जाएगा, क्योंकि इसके बाद वह अपने अपोनेंट को मारकर उसका स्टोरेज बैग ले सकता है और वह वहां से पिल नर्सिंग वर्कशॉप ब्रांच लाइफ सेव करता है और सभी के साथ निष्पक्ष है। वो ये स्लोगन गाते हुए चला जाता है। रास्ते में जाते हुए वह खुद से कहता है, सारा माल बिक चुका है, कल सुबह जल्दी मैं फिर से स्टॉक भरूंगा। अगर मुझे यह बिजनेस लंबे समय तक चलाना है तो मुझे सारी उपचार वाली पिल्स खरीद लेनी चाहिए। भले ही मेरे पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन न हो, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक तरह की पिल्स पर एकाधिकार कर लूं तो बाकी सबको मुझसे ही खरीदना पड़ेगा। वही एक डिसाइपल मेंग हाओ को चुपके से देख रहा होता है और वह मेंग हाओ पर अपनी स्वॉर्ड से स्नीक अटैक कर देता है। वह कहता है, अब मरो। तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि यह एक ऐसा एरिया है जहां हर टाइम अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन मेंग हाओ तेजी से रिएक्ट करके साइड हो जाता है और उसके अटैक को डॉच कर लेता है। जब तक वह डिसाइपल कुछ समझ पाता, मेंग हाओ उस पर अटैक कर देता है और वह एक ही अटैक में उसे बेहोश के देता है। मेंग हाओ उसकी बॉडी के पास जाकर उससे कहता है, ब्रदर, तुम वाकई बहुत मूर्ख हो। मैं पिल्स बेचने की हिम्मत इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता है अगर 2 लोग एक साथ भी मुझ पर हमला करेंगे तो भी मुझे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। और वह उसके स्टोरेज बैग को लेने के लिए उसके कपड़ों की तलाशी लेने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मेंग हाओ अपनी केव में वापस आ गया होता है, जहां वह अपनी आज की कमाई को गिन रहा होता है और उसकी टेबल पर काफी अधिक मात्रा में स्पिरिट स्टोन होते हैं। वह कहता है, 1, 2, कुल 53 स्पिरिट स्टोन्स।
बढ़िया कमाई हुई। ये कमाई करने का सबसे अच्छा तरीका है, मारने लूटने से भी तेज मैंने इससे स्पिरिट स्टोन कमाए, और कोई खतरा नहीं, कोई झगडेढ़ा भी नहीं। और वह उस डिसाइपल से लुटे गए स्टोरेज बैग को चेक करने लगता है, जहां उसे एक रेड कलर की पिल मिलती है। उस पिल को ध्यान से देखने के बाद वह खुद से कहता है, पिंक पिल। लगता है ये पिल नरेसिंग वर्कशॉप की ब्यूटी प्रिजर्विंग पिल है। इन पिल्स का यूज किसी के अपीयरेंस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए किया जाता है। इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। इसके एक पिल के बदले 10 QI कंडेंसेशन पिल्स देने पड़ते हैं। ये पिल नरेसिंग वर्कशॉप की सबसे प्रीशियस पिल्स में से एक है। तभी उसकी केव का गेट ओपन होता है और हम अंधेरे में एक लड़की की परछाई को देखते हैं। मेंग हाओ भी इसे नोटिस कर लेता है और उस ओर देखने लगता है। जब वह लड़की केव के अंदर आती है तो हमें पता चलता है कि वह सीनियर सिस्टर शू है। मेंग हाओ उसे पहचान कर जल्दी से ग्रीटिंग देता है। सीनियर सिस्टर शू इधर उधर देखती है और संतुष्टि में अपना सिर हिलाकर वापस जाने लगती है। वो मेंग हाओ पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मेंग हाओ उसे रोकते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर शू, आप आखिरकार आ गईं। क्या आप थोड़ी देर बैठना चाहेंगी? सीनियर सिस्टर शू उसे मना करते हुए कहती है, जरूरत नहीं, मैं कल से सिक्लूशन में जा रही हूं। मैं बस यहां से गुजरी और सोचा क्यों ना तुम्हें देख लूं कि तुम कैसे हो। इतना कहकर वह गेट से बाहर चली जाती है। वही मेंग हाओ टेबल पर रखी एक बुक को देखता है, जो शायद सिस्टर शू ने उसकी कल्टीवेशन के लिए दी होगी। वह उस पर एक नजर डालता है और उसे अभी के लिए इग्नोर करके जल्दी से सिस्टर शू को ढूंढने के लिए केव से बाहर निकल जाता है और सिस्टर शू को रुकने के लिए आवाज लगाता है। सीनियर सिस्टर भी एक पल के लिए रुक जाती है और मेंग हाओ जल्दी से वह पिंक पिल निकालकर आगे कर देता है और वह कहता है, मैं लंबे समय से आपका धन्यवाद करना चाहता था, इसलिए मैंने एक QI कंडेंसेशन पिल बचाकर रखी थी और आखिरकार उसे देकर यह ब्यूटी प्रिजर्विंग पिल एक्सचेंज की है। मेरी नज़र में इस पिल के योग्य सिर्फ सीनियर सिस्टर शू ही हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा यंग और ब्यूटीफुल बनी रहें। कृपया सीनियर सिस्टर इसे एक्सेप्ट कीजिए। सिस्टर शू उस पिल को एक टक लगाकर देखती है और फिर उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद वह मेंग हाओ से कहती है, ये तो सैक्ट की नॉर्मल पिल्स हैं, इनका असर केवल QI कंडेंसेशन के 5th लेवल तक ही होता है। हम कल्टीवेटर्स कल्टीवेशन को सबसे अधिक महत्व देते हैं। कल्टीवेशन के इस वर्ल्ड में कदम रखना मानो जीवन और मृत्यु के बीच चलने जैसा है। तुम्हें आगे से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। चाहे तुम कितने भी चतुर क्यों ना हो, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर और ध्यान देना चाहिए। मेंग हाओ जल्दी से सिर हिलाते हुए कहता है, धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए सीनियर सिस्टर शू। मैंने तो बस ये सोचा था कि आपको ये पसंद आएगा, इसलिए मैंने इसे बदला और आपको दे दिया। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। सिस्टर शू उससे कहती हैं, मैं यह पिल एक्सेप्ट करती हूं, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। और उसे एक टोकन देते हुए कहती है, यह तुम्हारे लिए है। यह एक मैजिकल ट्रेजर है, मुख्य रूप से रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेंग हाओ उसे लेने के बाद कहता है, धन्यवाद सीनियर सिस्टर। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? आपसे मिले कई दिन हो गए हैं। मेरे पास अब भी कुछ कल्टीवेशन से जुड़े क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सिस्टर शू कुछ नहीं कहती और कुछ सोचकर वहां से जाते हुए मेंग हाओ से कहती हैं, ठीक है, चलो। और मेंग हाओ उसे इसके लिए फिर से धन्यवाद देता है तथा वह भी उसके पीछे जाने लगता है। वहीं उन दोनों को जाते हुए माउंटेन्स के ऊपर से सैक्ट का एंसेस्टर देख रहा होता है। वह हंसते हुए कहता है, बुरा नहीं है, यह लड़का मेंग हाओ वाकई कुछ काबिल है। वह सच में हमारे कावशान सैक्ट के सार को समझता है, जानता है कि सपोर्ट कैसे ढूंढा जाए, और यह भी समझता है कि जिससे सपोर्ट मिला है उसके साथ रिलेशनशिप बनाए रखना कितना जरूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप को मेंटेन करने से ही वह किसी का सपोर्ट पा सकता है। हमारा सीन डिसाइपल्स के डिस्कशन से होता है। एक डिसाइपल अपने सामने वाले से कहता है, क्या तुमने सुना? वो मेंग हाओ, उसने पिंगडिंग माउंटेन्स यानी लोअर पब्लिक जोन में एक पिल वर्कशॉप की ब्रांच ओपन कर ली है। दूसरा डिसाइपल कहता है, मेंग हाओ, वही मेंग हाओ जिसने पिल डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन ड्रॉट स्पिरिट पिल सीनियर सिस्टर शू को दी थी। पहला वाला डिसाइपल वापस से कहता है, हाँ वही है। ये सुनकर तीसरा वाला डिसाइपल खुद को रोक नहीं पाता है और कहता है, उसने काओ यांग को बेहोश कर दिया और उसका स्टोरेज बैग भी ले लिया। काओ यांग तो बहुत पावरफुल है, उसे भी उसने बेहोश कर दिया। दूसरा वाला डिसाइपल कहता है, वह तो बस कुछ ही महीने पहले आउटर डिसाइपल बना है, आखिर वह इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? पहला वाला डिसाइपल उसे रोकते हुए बताता है, अरे तुम पूरी बात नहीं जानते। कल किसी ने उसे सीनियर सिस्टर शू के साथ माउंटेन से नीचे आते देखा। दोनों साथ साथ चल रहे थे और हंस हंस कर बात कर रहे थे। तीसरा वाला थोड़ा शॉक होकर कहता है, अरे यार,
सीनियर सिस्टर शू तो कोल्ड और शांत नेचर वाली